इस बॉक्स को क्रिएट करने के लिए क्या करोगे आप? क्या माइंड में आता है? एक आर्टबोर्ड चाहिए। आर्टबोर्ड ये आ गया, ठीक है। इस आर्टबोर्ड के ऊपर अगर आपने इसको बॉक्स को बनाना है तो बॉक्स कैसे बनेगा? सिंपल, आपके पास टूल तो मौजूद है ना, ये रेक्टेंगल। इस रेक्टेंगल टूल के साथ आप एक बॉक्स बना लो। और एग्जैक्टली अगर आपको स्क्वायर बनाना है, यू विल यूज की शिफ्ट। ये आपके पास एक स्क्वायर बन गया, स्क्वायर बना है, ठीक है। इस स्क्वायर की अगर मैं सेम कॉपी बनाना चाहूं, ये भी आपको आती है कॉपी बनानी, राइट क्लिक करके, ठीक है। और सॉरी, ऑल्ट के साथ, ऑल्ट के साथ आप इसकी कॉपी बना सकते हो। ये बन गई, ठीक है। इस कॉपी को वन टाइम मोर, ये कॉपी बना दी। ये 3 बॉक्सेस बनाए हैं मैंने, ठीक है। एक राइट पे लगा दिया, एक अबव लगा दिया। अब इसके 2 पॉइंट्स को हमने सिलेक्ट करना है यूजिंग डायरेक्ट सिलेक्शन। सिलेक्शन से नहीं, सिलेक्शन से तो साइज होगा, ज्यादा मूव होगा, और कुछ नहीं कर सकते। ये देखो, अब जो 2 इसके एंकर्स हैं वो सिलेक्ट हो गए, और ये लो, देख रहे हो। इसी तरह इधर वाले पकड़ लो। बॉक्स नहीं बन गया, सिंपल। इसके अबाव और इसके अबाव दोनों को इस तरह आपने यहां पे प्लेस करना है कि आपके पास एक काइंड ऑफ बॉक्स जिसमें फ्रंट फेस नजर आ रहा है, राइट का फेस नजर आ रहा है, और इसका अबव फेस नजर आ रहा है। असल में है क्या, ये 3 स्क्वेयर्स हैं। जिस आपने उसको यूजिंग डायरेक्ट सिलेक्शन टूल इसकी पोजिशनिंग की है बस, ठीक है। इस तरह आपका ये बॉक्स आपके पास सामने बन चुका। और इसकी अगर आपने लेंथ वेंथ बढ़ानी हो, अगेन टूल वही यूज होगा, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। और अगर आप इसको, अब इसमें कितने एंकर सिलेक्ट हुए, इसके लेफ्ट वाले 2 और इसके भी लेफ्ट वाले 2, 4 एंकर्स आ गए इसमें, ठीक है, क्योंकि आपने ऐसे सिलेक्शन की है। और ये करने के बाद आप इसको लेंथ वेंथ इसकी अगर बढ़ानी है या ये डायरेक्शन देनी है, इजीली आप दे सकते हो। दोबारा देखो क्या किया मैंने, अंडू कर देता हूं। मैंने इन पॉइंट्स को, इसको, ये और 2 ये सिलेक्ट करने, शिफ्ट के साथ भी कर सकते हो, लेकिन हो सकता है आपसे मिस हो जाए, तो आप इसको क्लिक प्लस ड्रैग करके ऐसे कर। दूसरा तरीका क्या हो सकता है स्टूडेंट्स, क्या लेसर टूल का इस्तेमाल आता है? कर सकते हो सिलेक्ट, वो कर लो, ये लो, ठीक है। एंड देन डायरेक्ट सिलेक्शन, ये बॉक्स की जितनी डायरेक्शन देनी है, जैसे प्लेस करना है, लेंथ बढ़ानी है, आप बढ़ा लो। इस तरह ये बॉक्स आपके पास एक बन गया, एक शू बॉक्स। और इस बॉक्स के ऊपर अगर आपने कैप लगानी है, ऊपर अगर आपने कैप लगानी है तो वो कैसे करेंगे? जैसे ये कैप लगानी है, ये वाली, ठीक है। आपके पास मौजूद है टूल, आप इसकी कॉपी कर लो, सारे को सिलेक्ट करके इसकी एक कॉपी कर लो। ये कॉपी आ गई, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसकी हाइट कम कर दो। कैप है ना, ऊपर ऊपर लगानी है ना, हाइट कम कर दो। अब हाइट कम करने के लिए क्या करोगे, आपने अब नीचे वाले ये एंकर्स को सिलेक्ट करके इसको ऊपर की तरफ लेके जाना है। कैप साइज लाने छोटा करना है ना, इतना बड़ा कैप ऊपर थोड़ी आएगा, डबल बॉक्स थोड़ी है ऊपर नीचे करना है आपने। इसकी कैप की हाइट कम करने के लिए अगेन आपको नीचे वाले एंकर्स सिलेक्ट करने चाहिए, ये वाले, ये 2 और इधर वाले 2। क्या ख्याल है, या ऊपर वाले ले लो और उसको नीचे ले आओ। ये बाग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे सिलेक्ट करते हो। अगेन गो विद लेसो,
सिलेक्शन हो गई। और अगर आप इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे, शिफ्ट प्रेस कर दिया करो, शिफ्ट से बिल्कुल स्ट्रेट चला जाएगा, ऐसे ना, या 45 डिग्री पे होता है ऐसे, ठीक है। तो ये आप इसको बिल्कुल स्ट्रेट मूव करके कैप की जितनी डेप्थ देनी है वो आप दे दो, ऐसे। उसके बाद अगला काम क्या करना है, क्योंकि कैप इसके ऊपर प्लेस होनी है, थोड़ा साइज बड़ा करना चाहिए। कैप है ना, थोड़ी बड़ी होगी ना उससे, एक्चुअल जो उसका फेस है ऊपर वाला, उससे थोड़ी बड़ी होगी। तो आप इसके लिए अगेन इसको पूरे को सिलेक्ट कर लो, चाहे ऐसे कर लो, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद इसका साइज थोड़ा सा शिफ्ट के साथ बड़ा करो, शिफ्ट के साथ, ज्यादा करने की जरूरत नहीं, थोड़ा बड़ा किया। और इसको यहां पे जाके पोजिशन कर दो। इसमें मैंने कोई कलर यूज नहीं किया है, तो व्हाइट फिल होगा, ठीक है, व्हाइट फिल जरूर किया हुआ है। बाकी मैंने इसके कलर कहीं नहीं दिए, ना लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, कहीं कलर यूज नहीं किया, डिफॉल्ट कलर के साथ गया हूं। डिफॉल्ट कलर क्या यूज किया मैंने इसका, व्हाइट फिल, ठीक है। और इस तरह आपके पास एक सिंपल सा छोटी सी एक एक्सरसाइज की, और आप इस तरह का कभी ऑब्जेक्ट आप बनाना चाहो, यू कैन डू इट। अगेन ये जो डेमो दिया है इसमें मैंने जस्ट रेक्टेंगल्स को यूज किया है, और या मैंने इसमें डायरेक्ट सिलेक्शन को यूज किया, बस, ठीक है। राइट एंकर्स को सिलेक्ट करके साइज वाइज प्लेसमेंट जो जैसे डायरेक्शन वो आपको देने के लिए इसको यूज किया गया है, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको इसका आइडिया हो गया है कि आपने इस तरह का कभी भी ऑब्जेक्ट बनाना हो, कोई चीज बनानी हो, इसमें जस्ट मैंने आपको एक सिंपल वे में बताया कि किस तरह रेक्टेंगल्स को आप सिर्फ डायरेक्शन दे के विद प्रॉपर एंकर सिलेक्शन आप उसको इस तरह का कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करना कर सकते हो। अच्छा जी, नेक्स्ट टॉपिक। अब ये आपने खुद अटेम्प्ट करना है, जरूरी नहीं यही बनाओ, मिलता जुलता कुछ जिसमें रेक्टेंगल्स, ट्राइंगल्स, विंडोज, सर्कल्स, लाइन सेगमेंट, आर्क्स यूज करते हुए कोई स्ट्रक्चर सा एक कार्टूनिक व्यू इमेज का बना के आप दिखा सकते हो। कोई कॉटेज, कोई हट, इस तरह का कुछ भी आप बना सकते हो, ठीक है। या आप इसको अटेम्प्ट कीजिएगा, इसमें अगर आप गौर करो स्टूडेंट्स, या रेक्टेंगल ज्यादा नजर आ रही है, या एलिप्स नजर आ रही है ज्यादा, या हाफ कट की हुई एलिप्स नजर आ रही है, कुछ आर्क्स नजर आ रही हैं, ठीक है। चाहे वो लेफ्ट वाला हो, चाहे वो राइट वाला हो, राइट के अंदर कुछ फिलिंग्स भी नजर आ रही हैं, और रिमेनिंग पार्ट में कुछ ब्लैंक्स भी हैं। तो आपकी मर्जी है, इसमें से जो आपको अच्छा लगता है किसी एक को अटेम्प्ट कर दीजिएगा। जहां जहां सर्कल्स हैं, जहां सेमी हैं, जहां पे फुल है, उसको इस्तेमाल करते हुए, और अगर आप चाहो कलरफुल बनाना है तो कलरफुल भी अटेम्प्ट कर सकते हो। कलरफुल के लिए मैंने आपको बोला था कि आपके पास स्मार्ट ड्राइंग्स, स्मार्ट फिल मौजूद है, आप स्पेसिफिक पॉइंट पे फिलिंग भी कर सकते हो। आइडिया है ना स्मार्ट फिल का, वो यूज कर लो, फिल यूज कर लो, जैसे आप पसंद करो। ये आपके असाइनमेंट है, आप इसको अटेम्प्ट कीजिएगा, ठीक है। और बनाने के बाद आप लोगों ने अगला काम जो करना होता है वो सेंड करना होता है, ठीक है। वो सेंड करने के लिए आपके पास जो वे होता है, आप पीडीएफ बनाते हो, आप जेपीजी बनाते हो, उसके लिए आप लोगों ने क्या करना होता है, उसके लिए आपने फाइल में जाना होता है, और फाइल में एक्सपोर्ट करना होता है। कभी किसी ने आपसे कोई आर्ट बोर्ड के ऊपर कंटेंट बनाने को कहा, आपने बना दिया, बनाने के बाद आपको क्या करना होता है, उसको इलस्ट्रेटर की फाइल सेंड नहीं करते। ये इलस्ट्रेटर की फाइल बनी हुई है, ये सेंड नहीं करनी, आपने इसके ऊपर आर्ट बोर्ड के जो कंटेंट आपने इसको डिजाइन कंप्लीट करने के लिए आपने पूरी मेहनत करके एक चीज बनाई है, इसको आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, एक्सपोर्ट करना है। और एक्सपोर्ट पीडीएफ में, या जेपीजी में, या पीएनजी, जिस फॉर्मेट में करना है आप करो। तो एक्सपोर्ट यहां से होता है, मेन्यू में जाना है आपने। मिसाल के तौर पे ये आपके पास 5 आर्टबोर्ड्स हैं, आपने ये बनाया डिजाइन, ठीक है, इसको आप सेंड करना चाह रहे हो, ठीक है। मिसाल के तौर पे चलें इसको,
मजीद कुछ यहाँ पे ले जी, एक डिजाइन आपने क्रिएट किया, और डिजाइन बनाने के बाद आपने इसको मुझे सेंड करना है या अपने क्लाइंट को सेंड करना है। तो फाइल में जाना है और फाइल में जाके एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है। और ये एक ऐसा काम है जो रूटीन में बहुत ज्यादा करना पड़ेगा आपको जब किसी जॉब पे होगे। तो जब आपने कोई बिजनेस कार्ड किसी का बनाया है, कोई फ्लायर बनाया है, कोई ब्रोशर बनाया है, कोई टाइटल बनाया है, कोई पोस्ट आपने बनाई है यूट्यूब पे लगाने के लिए या आपको थंबनेल लगाने के लिए, तो लाजमत आपको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। एक्सपोर्ट करके उसको सेव करना पड़ेगा और सेव करने के बाद उसको मेल करना पड़ेगा। तो ये सारे काम करने के लिए आपने फाइल मेन्यू में जाना है, एक्सपोर्ट में जाना है और एक्सपोर्ट फॉर स्क्रीन, एक्सपोर्ट फॉर स्क्रीन या एक्सपोर्ट एज या एक्सपोर्ट फॉर वेब। वेब का मतलब है अगर आपने कोई अपनी वेबसाइट के ऊपर इस डिजाइन को लगाना है तो एक्सपोर्ट फॉर वेब भी कर सकते हैं। ठीक है, बनता अल्टीमेटली वही है, जेपीजी पीएनजी। इंटरनेट के ऊपर या डिजिटल मीडिया के लिए आमतौर पे जो फाइल बनती है वो जेपीजी या पीएनजी होती है। तो ये असल में आपकी जो फाइल होती है उसको कंप्रेस करता है। जेपीजी याद रखना, जेपीजी हो गया, पीएनजी हो गया, ये आपकी फाइल्स को, जो एक्चुअल कॉरल की फाइल होती है, इलस्ट्रेटर की फाइल होती है, फोटोशॉप का डॉक्यूमेंट होता है, इसको कंप्रेस करता है। कंप्रेस करके इसका साइज छोटा करता है। साइज छोटा करके इसको आप अपलोड कर सकते हो, किसी को सेंड कर सकते हो, किसी वेबसाइट के ऊपर लगा सकते हो। लेकिन कुछ भी करना हो आपको इसको एक्सपोर्ट करना पड़ता है इनमें से ऑप्शंस यूज करते हुए, जैसे मैं कर रहा हूं एक्सपोर्ट एज। एक्सपोर्ट एज पे जैसे मैंने क्लिक किया, ये देख रहे हो सेव एज टाइप। यहां पे आपने जो बहुत फ्रीक्वेंटली आप यूज करते हो, बहुत यूज करते हो, जेपीजी, पीएनजी। ठीक है, एक जेपीजी नजर आ रही है, एक पीएनजी नजर आ रही है। अगर आपने जेपीजी बनानी है, जेपीजी पे क्लिक कर दो और यहां पे अपने डिजाइन का नाम जो मुनासिब है, मिसाल के तौर पे इसका नाम रख देता हूं शू बॉक्स, शू बॉक्स। ठीक है, सेव कहां करना है वो आपने बताना है। मिसाल के तौर पे डेस्कटॉप पे रख लेता हूं, मेरा क्लाइंट है शू बॉक्स का एक फाइल, मैंने एक्सपोर्ट पे क्लिक करते ही ये आपको यहां पे एक चीज और जरूरी है, ये ऑप्शन यूज आर्ट बोर्ड्स। कौन से वाला आर्ट बोर्ड के ऊपर आपका डिजाइन है, उसका आर्ट बोर्ड का नाम पहला है 1। अगर आपने सारे 5 के 5 बना लिए हैं तो 1 to 5 कर दो बस, ठीक है, या ऑल कर दो, एक ही बात है। ये जरूरी है। आपको पता है ना कि आपके कितने आर्ट बोर्ड्स हैं पीछे? 5 है। आपने कौन से आर्ट बोर्ड को प्रिंट करवाना है या उसको सेंड करना है? ऑल करोगे तो ऑल हो जाएंगे। मुझे सिर्फ और सिर्फ एक करना है, पहले वाला। ठीक है, उसके बाद एक्सपोर्ट पे क्लिक कर दो। आपकी नेक्स्ट, वो आपसे पूछ रहा है कि इसको CMYK के मॉड में करना है या प्रिंट करना है, देन गो विद CMYK। अगर आपने जस्ट सेंड करना है किसी को चेक करवाने के लिए, RGB कर लो, या इंटरनेट के ऊपर आपने अपलोड करना है कहीं पे, अपने पेज के ऊपर रखना है, तो RGB कर लो। और यहां तक के एक काम करते हैं, यहाँ पे मैंने कलर वलर कोई नहीं डाले, आपको ये ना लगे कि विदाउट कलर्स, कलर भी रख देते चले, इधर मैं कलर रख देता इसका, ताकि आपको लगे कि कलरफुल मॉडल इसका मैंने एक बनाया। इसको सिलेक्ट करके कलर दे देते हैं। कलर, चूंकि याद रखना जब कभी आप स्ट्रोक लगाते हो तो ये फिल नहीं होता, ये आपका स्ट्रोक होता है। जब कभी आप पेंसिल टूल के साथ कुछ बनाया, ये मैंने सिंगल एक लाइन लगाई थी ना, तो ये आपने स्ट्रोक को कलर देना। ठीक है, जो भी कलर देना है ये आप दे सकते हो। और ये आपने जब सेट कर दिया, अब मैं दोबारा से सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैंने किया है। आपने फाइल में जाना है और फाइल में जाके स्टूडेंट्स आप लोगों ने क्या करना है, एक्सपोर्ट। और एक्सपोर्ट में आपके पास ऑप्शन है एक्सपोर्ट एज। अगर आप सिंपल इस पे जाते हो, इसमें कुछ नहीं पूछता, पीएनजी बनाता है। अच्छा, इसमें एक बड़ी मजे की चीज है,
वो मैं आपको, चले इसको मैं रख के पहले मैं सिंपल आपको करके दिखाता हूँ, फिर एक और चीज आपको यहाँ पे क्लियर करता हूँ। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर आप चाह रहे हो ना, अगर आप चाह रहे हो, आप एक काम कर सकते हो। आप एक ही गो में तीनों फॉर्मेट बना सकते हो, एक ही गो में, पीएनजी भी, जेपीजी भी, पीडीएफ भी। वो कैसे? यू हैव टू गो विद दिस ऑप्शन, एक्सपोर्ट में फॉर स्क्रीन, क्या लिखा हुआ है? एक्सपोर्ट फॉर स्क्रीन। यहां से चले जाओ और कंट्रोल ई कर दो। अब इसका फायदा क्या है? इसमें जस्ट एक फॉर्मेट में आपको अलाउ करता है, जेपीजी बना लो, पीएनजी बना लो। लेकिन मेरा क्लाइंट कहता है यार तुम इसकी जेपीजी भी भेज दो, पीएनजी भी सेंड कर दो, अगर मैंने प्रिंट निकालना है पीडीएफ भी भेज दो। अब ये देखो ये कैसे होगा। आप एक्सपोर्ट फॉर स्क्रीन पे जब जाते हो ना, तो यहाँ पे आपको साइड के ऊपर ये दिख रहा है, कहाँ स्टोर करने जा रहे हो? माई क्लाइंट के फोल्डर में। अगर आप इसको चेंज करना चाहो, आप यहाँ से इस बटन पे क्लिक करके दूसरी लोकेशन भी दे सकते हो, अपना फोल्डर बना लो। ये मेरे पास पहले से पड़ा हुआ है, ठीक है। और अगली बात, उसको ओपन भी कर दे, उस लोकेशन को ओपन कर दे आफ्टर एक्सपोर्ट। और जो असल समझने की चीज है वो ये है, फॉर्मेट। क्या पीएनजी बनानी है? बना दो। क्या जेपीजी बनानी है? अच्छी क्वालिटी की बनानी है? 100%, 50%, 20%, तीनों में फर्क है। 80% पे थोड़ी सी क्वालिटी खराब हो जाएगी। क्या मैंने बोला? 80% पे थोड़ी सी क्वालिटी लूज हो जाएगी, 20% पे और कम हो जाएगी। फर्क क्या है तीनों में? साइज का। 100% फाइल का साइज जरा बड़ा होगा, 80% पे थोड़ा छोटा हो जाएगा, 50% पे और कम हो जाएगा, 20% से सबसे कम होगा। लेकिन 20% वाला जो आपकी जेपीजी बनेगी, क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, साइज जरूर छोटा होगा। किसी कोई बहुत अच्छा सा बड़ा सा डिजाइन बनाया हुआ है और आपने उसको फटाफट दुबई में अपने बॉस को सेंड करना है। वो कहता है यार मैंने सिर्फ स्पेलिंग मिस्टेक देखनी, कलर्स की मैंने सिलेक्शन सही है, फॉन्ट है सही है, मैंने देखना है। कोई बात नहीं, क्वालिटी आप हल्की भेज दो। फाइल का साइज चूंकि काफी बड़ा है, 50 MB का है या 500 MB का है, 1 GB का हो गया है, तो आप उसको जेपीजी 20% के ऊपर सेंड कर दो। प्रिंट तो नहीं निकालना, से सिर्फ चेक ही करना है ना कि एक नोट लिखा हुआ था, कोई टेक्स्ट लिखा हुआ था, कोई इमेजेस लगाए थे कुछ उसमें, उसने अपने कॉन्टेक्ट दिए तो वगैरह, मैंने सिर्फ यही चेक करना है, तो 20% पे भेज दो उसको। और अगर आपको वो कहता है मैंने प्रिंट भेजने के लिए, मेरे क्लाइंट को प्रिंट के लिए आपको चाहिए, तो पीडीएफ बना दो। मैं तीनों बनाता हूँ, एक ही वक्त में 3 फाइलें बनेगी। कैसी मजे की चीज है? पीएनजी भी बनेगी, जेपीजी भी बनने लगी है, और तीसरी पीडीएफ भी बनने लगी है। और अगर आपको ये नहीं चाहिए, आप क्रॉस कर दिया करो ऐसे। अब सिर्फ और सिर्फ एक ही फाइल बनेगी, और वो क्या होगी? पीएनजी। और अगर आप इसमें ऐड करवाना चाहो स्टूडेंट्स, यहां से कर दो, बजाय आप पहले पीएनजी भेजो, फिर जेपीजी बना के भेजो, फिर पीडीएफ बना के भेजो। आप क्यों नहीं एक ही वक्त में तीनों बना लो फाइल, तीनों बनाने लगा एड स्केल से, ठीक है। जेपीजी, एड स्केल, पीडीएफ, डिजाइन जो भी है, मैंने आपको यहां पे तीनों फॉर्मेट स्क्रीन के ऊपर आ गए। अच्छा अगली बात, आर्टबोर्ड कौन सा जनाब? क्या चीज प्रिंट करनी है? ये आर्टबोर्ड है, किसको प्रिंट करना है? अब है ही एक, इसको टिक कर दो। ये एक अच्छी चीज है। अगर आपके 2 आर्टबोर्ड रेडी हो गए हैं, 3 आर्टबोर्ड रेडी हो गए हैं, 4 हो गए हैं, तो टिक करते जाओ। अब इत्तेफाक से मेरा जो कैटलॉग बनाया या मैगजीन बनाया या डिजाइन बनाया, मैं इसमें मेरे पास कैसी जबरदस्त ऑप्शन है कि मैं अगर चाहूं सारे आर्टबोर्ड्स को एक ही गो में प्रिंट कर दूं, या उनमें से सिलेक्ट कर दूं पहला और तीसरा, बस, बाकी नहीं करने। ये यहां से भी कर सकते हो, और ये आप यहां से भी कर सकते हो। ऑल, ये वही चीज है जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाई थी, वही है, सेम सेम। अगर आप इधर कंफर्टेबल हो, ये देखो जब मैंने ऑन किया ये सारे ऑन हो गए। ऑल क्यों कहा है आपने?
अगर रेंज में जाओगे तो यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कौन कौन सा। अब आप देखो जो ऑन कर रहे हो वो यहाँ पे टिक हो गया। क्या दूसरा भी कोई करना है? कॉमा लगाते जाओ। पांचवे भी करना है, कॉमा लगाते जाओ। पता क्या है, अब आपके 5 आर्टबोर्ड्स में कितने प्रिंट हो गए? सिर्फ 3। अगर कुछ बना हुआ है तो प्रिंट कर दो। फॉर एग्जाम्पल आपने 5 मुख्तलिफ मुख्तलिफ डिजाइन बना के भेज दिए अपने क्लाइंट को, पसंद उसने करना है। एक में ये है, एक में कुछ और है। अभी कर लेते हैं, उसमें कौन सा टाइम लगना है। मैं इसी की कॉपी करके यहाँ पे रख देता हूँ, और इसी की कॉपी करके यहाँ पे भी रख देता हूँ। क्या ख्याल है? ठीक है ना? और इसका डिजाइन थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। ये लो जनाब, इन कलर्स के साथ मैं इसको ड्रॉप कर देता हूँ। ये लो जी, जो आप इसमें से मुनासिब समझते हो वो आप यहाँ पे इसका ले लो। इसी तरह इधर भी मैं साइज, कलर वलर, कोई डिजाइन, अभी मैं रफली करके दिखा रहा हूँ आपको सिर्फ समझाने के लिए। ठीक है? तो ये आपने 3 डिफरेंट डिजाइन आपने बनाए, और आप इन तीनों को सेंड करना चाह रहे हो अपने उस दोस्त को जिसके लिए आपने सारा काम किया। तो आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, फाइल में जाना है, एक्सपोर्ट में फर्स्ट ऑप्शन के साथ चले जाना। हो सकता है उसको पीएनजी चाहिए, हो सकता है उसको जेपीजी चाहिए, हो सकता है उसको पीडीएफ चाहिए। तो आप तीनों वर्जन उसको सेंड कर दो, जो उसके पास अवेलेबिलिटी होगी उसके मुताबिक वो उसको चेक कर सकता है। ये यहाँ से एक्सपोर्ट फॉर, और ये है जी वो सारे ऑल की वजह से। और अगर आपने पहले सिर्फ 3 करने हैं तो 1-3 भी कर सकते हो इस तरह। वो देखो टिक हो गया। आखिरी 2 नहीं किए मैंने। ठीक है? ये यहां से भी कर सकते हो, ये स्टूडेंट्स आप यहां से भी खुद क्लिक करके भी ऑन ऑफ कर सकते हो। वेरी सिंपल, जिस तरह आप समझते हो बेहतर वो कर लेना। उम्मीद है आपको इस पार्ट की समझ आई होगी। और ये अगर समझ आ गई है, और साथ में अब आपने उसको ये बताना है कि किस जगह पे सेव करें। मेरा एक फोल्डर है डेस्कटॉप में पड़ा हुआ माई क्लाइंट का, उसमें एक फोल्डर बनेगा, उसमें भी एक फोल्डर बनेगा, मतलब की बात है। अभी दिखाता हूं आपको। और इसमें आपने तीनों वर्जन उसके सपोज बनाने हैं। अब पता क्या होगा, हर एक पेज के 3 वर्जन आएंगे, जेपीजी, पीएनजी, पीडीएफ। अगर आपने करना है तो, अगर सिर्फ पीएनजी बनाना है जस्ट ओके, सिर्फ इनकी पीएनजी बनेगी, 3 ही सिर्फ पेज आएंगे। लेकिन आप चाह रहे हो नो, मैंने इसका प्रिंट भी निकालना है, पीडीएफ भी सेंड कर दो। ले जी, इतनी सी बात हो गई है। अगर आप समझते हो ये सिलेक्शन आप ले जो की है गलत हुई है, क्लियर सिलेक्शन, क्या लिखा हुआ है? क्लियर सिलेक्शन। यहां से वो खत्म हो जाएगी सिलेक्शन, दोबारा से आपको ऑन करने पड़ेंगे। इस तरह आपने अपने आर्ट बोर्ड्स जो डिजाइन के लिए रेडी हो गए हैं उनको आप प्रिंट करवा दें। प्रिंट नहीं बल्कि ये सबसे नीचे आप दिख रहा होगा एक्सपोर्ट, दिख रहा है सबको? एक्सपोर्ट आर्ट बोर्ड, इस पे आपने क्लिक करना है। और साथ में एक और चीज दिख रही होगी, कितने आइटम सिलेक्टेड हैं आर्ट बोर्ड? 3। टोटल कितने एक्सपोर्ट होंगे? 6। वजह पीडीएफ भी है, पीएनजीज भी हैं, दोनों की वैल्यूज जितनी आपने ऑन करनी वो कर ली। ठीक है? यहाँ से आपने ऐड स्केल के अंदर जाके इसको पीडीएफ के साथ वर्जन ये भी चाहिए, एक्सपोर्ट आर्टबोर्ड पे क्लिक कर दो। ये लो जी, ये आपकी एक्सपोर्ट हो गई, फाइल्स प्रोग्रेस कर रहा है, एक्सपोर्ट हो गए। और इस तरह आइंदा से याद रखें कि जब कभी कुछ बनाओ और मुझे सेंड करना चाहो तो आप इस तरह एक्सपोर्ट करके जेपीजी बना के या पीडीएफ बना के आप सेंड कर सकते हो। लिस्टेड की फाइल मुझे ना सेंड किया करो, सही है? अपना नाम शाम भी लिख देना नीचे, डिजाइन बाय फलां फलां। ठीक है? तो ये अगर आप कुछ बनाओ और मुझे सेंड करने हैं, मुझे स्टूडेंट ना बाद मैंने देखा मुझे सीडीआर फाइल्स, इलिस्ट्रेटर की फाइल, फोटोशॉप के डॉक्यूमेंट सेंड कर रहे होते हैं, मुझे नहीं वो देखने। ठीक है? मैंने जैसा आपकी वो जेपीजी जो आपने एफर्ट लगाई है उसकी जेपीजी बना के या पीडीएफ बना के मुझे सेंड किया करो, सही है? हाँ, जब तक मैं ये ना कहूँ कि मुझे लेयर्स वाइज आपकी पूरी डिटेल को स्टडी करना है कि कैसे बनाया आपने। फिर लेयर्स चाहिए होती है, फिर वो मुझे लाजमी होता है इलिस्ट्रेटर की फाइल आएगी तो लेयर्स आएंगी ना, तो उसको मैं फिर देखने वक्त मुझे उसकी जरूरत पड़ेगी। तो अगर आपने जस्ट उसको चेक करवाना है तो पीडीएफ। और ये देखो माई क्लाइंट के अंदर ये आपके पास ऑटोमेटिकली फोल्डर बन गए, मैंने नहीं बनाए, पीडीएफ का फोल्डर बन गया।
अब पीडीएफ में आपकी वो 8 बोर्ड तीनों के तीनों आ गए। ठीक है ना, ये 8 बोर्ड पूरा जो डिजाइन आपने किया, ये 8 बोर्ड नंबर 3। आगे ना सब, ठीक है। और दूसरी बात, आप अगर वन स्टेप बैक जाओ माई क्लाइंट में, तो ये 1x एंड 2x भी पड़ा हुआ है। एक में पीएनजीज है, एक में आपकी जेपीजीज है, हर पेज की। ठीक है, ये 3 आज की डेट में जो बनाई गई। ठीक है जी। तो एक तो आज आपको मैंने एक्सपोर्ट का एक दफा फिर एक्सप्लेन कर दिया, ये मैं हर वीकेंड के ऊपर आमतौर पे बता रहा होता हूँ, क्योंकि स्टूडेंट भूल जाते हैं। ठीक है, तो ये मैंने शायद एक रोज पहले ही बताया था कि एक्सपोर्ट कैसे करते हैं। एक्सपोर्ट पीएनजी, पीडीएफ और एनी फॉर्मेट में आप यहाँ से आमतौर पे जो फेमस आपके फॉर्मेट्स हैं वो पीएनजी, जेपीजी और पीडीएफ हो सकती हैं। ठीक है, इस तरह आप अपने आर्टबोर्ड को रेडी करके ये आपका प्रिंट कर सकते हो। अच्छा, अब आ जाओ जी हमारा अगला सेगमेंट। टाइप टूल करवाऊंगा आपको मंडे को डिटेल में, क्योंकि वो मैं स्टार्ट ही इससे करूंगा, ताकि ये मेरी पूरी डिटेल के साथ मैं इसको एक्सप्लोर कर लूं। तो आज क्या करना है, आज मैं आपको एक और बड़ी इंटरेस्टिंग ऑप्शन है जो आपको इंशाल्लाह हेल्प करेगी, आप अपने डिजाइन बनाने वक्त उसको इस्तेमाल कर सकते हो। वो क्या है ये बताने लगा। प्रॉपर्टीज पैनल। प्रॉपर्टीज पैनल में जब आप स्टूडेंट्स होते हो तो आपको यहाँ पे प्रॉपर्टीज दिखती हैं, डॉक्यूमेंट, रूलर, गाइड्स, स्नैपिंग से रेलेवेंट। ये मैंने आपको बोला भी था उस दिन कि ये कब दिखती हैं, जब कोई ऑब्जेक्ट ना बनाओ और ना सिलेक्ट हुआ हो। बना तो होगा कुछ ना कुछ आपने बना रखा है, लेकिन मैंने सिलेक्ट कुछ नहीं किया। अब अगर आप कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जैसे ये ऑब्जेक्ट बनाता हूँ डिफॉल्ट वैल्यूज के साथ, ये बना दिया। एक और ऑब्जेक्ट मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, एनी ऑब्जेक्ट, जैसे ये मैंने बना दिया। ठीक है, इसकी कुछ एक और कॉपी भी निकाल लेते हैं। ये जी कॉपी भी निकल आए। अगर मैं आपको कहूं कि इस ऑब्जेक्ट को, जो कि 3 है इस वक्त, इसके ऊपर मुझे तीनों को सेलेक्ट कर लेता हूं। इनको मैंने करना है मर्ज, वेल्ड, ठीक है, कंबाइन। आपको याद होगा मैंने आपको ट्रांसफॉर्म बता दिया था, मैंने आपको अपीयरेंस बता दिया था। इसमें कुछ इफेक्ट्स अभी बताने हैं। ये इफेक्ट्स मैंने अभी कोई भी नहीं करवाए। एफएक्स इज इफेक्ट्स, एफएक्स होता है इफेक्ट्स। ये इफेक्ट्स की एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, या अगले आने वाले दिनों में हम ये इफेक्ट्स को स्टडी करेंगे। जो आपको मैंने बता दिया है अपीयरेंस में, वो फिल बताया था, स्ट्रोक बताया था, स्ट्रोक की डिटेल को स्टडी किया था। ठीक है, ओपेसिटी हमने देख लिया था, अलाइनमेंट हमने देख लिया था। आज हम पाथ फाइंडर को स्टडी करने लगे। पाथ फाइंडर क्या करता है, बड़ी मजे की ऑप्शन, बड़ी पावरफुल ऑप्शन। इलस्ट्रेटर में इसकी आपको जरूरत पड़ने वाली है। और इससे होता क्या है, आप अपनी दो, कम से कम इसके लिए याद रखना, कम से कम 2 शेप्स की जरूरत है। एक के ऊपर पाथ फाइंडर नहीं आता। एक अगर ऑब्जेक्ट होता, पाथ फाइंडर नहीं आता। वजह क्या होती है कि ये 2 या 2 से ज्यादा शेप्स के ऊपर एक्शन करता है। क्या एक्शन करता है? नंबर 1, कंपाउंड करता है। कंपाउंड मतलब एक ही बना देता है। 3 ऑब्जेक्ट हैं या 100 हैं, इनको एक ऑब्जेक्ट के तौर पे ट्रीट करेगा, बना देगा, इकट्ठा कर देगा। एक इसके साथ वाली ऑप्शन है पाथ फाइंडर में, इसका नाम है माइनस फ्रंट, इसका नाम है इंटरसेक्ट, इसका नाम है एक्सक्लूड। ये 4 ऑप्शंस हैं, लेकिन ये 4 नहीं है, इसके साथ मजीद ऑप्शंस भी हैं। ये 3 डॉट्स दिख रहे होंगे, इस पे क्लिक कर दो। ये देख रहे हो, कुछ और भी ऑप्शंस आ गई। ये कितनी है? ये 2, 2, 4, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 10 ऑप्शन आपको सिखाने लगा हूं। और हर एक ऑप्शन का अपनी जगह पे बड़ा जबरदस्त इस्तेमाल है अगर आप करने वाले हो। इसमें 2 चीजों को आप समझ लो, एक होती है शेप का मॉड और एक होता है पाथ फाइंडर। क्या बोला? एक के शेप के मॉड्स हैं 4 और पाथ फाइंडर के अंदर ऑप्शन है 6।
ये टोटल हैं आपके पास 10 ऑप्शंस। इन 10 ऑप्शंस को अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ वन बाय वन। अच्छा, अगर मिसाल के तौर पे अगर मैं वक्ती तौर पे इसको बंद कर दूं प्रॉपर्टीज को, तो लाजमत है तीनों एक जगह पे थी, अपीयरेंस और उसका वो पाथ फाइंडर और ट्रांसफॉर्म, तीनों बंद हो गई। अगर आप इसको इंडिविजुअली स्टडी करना चाहो, काम करना चाहो, इसको सीखना चाहो, तो आप विंडो मेन्यू में यहां पे आपने इसको यहां पे ऑप्शन का नाम है पाथ फाइंडर, वो आप ऑन कर लो। ये है पाथ फाइंडर, इसकी शॉर्टकट की भी है शिफ्ट कंट्रोल F9, इसको ऑन कर लो और ये आपको अब यहाँ पे पैनल्स की सूरत में अवेलेबल हो जाएगा। 3 ऑप्शंस में से 2 कर चुके हैं। ट्रांसफॉर्म देख चुके, जिसमें आपको याद है स्केल, कॉर्नर्स, स्ट्रोक एंड इफेक्ट्स, एक्स वैल्यू, वाई वैल्यू, रोटेट वैल्यू, स्क्यू वैल्यू, साइज। अलाइनमेंट में आपको अलाइन ऑब्जेक्ट, डिस्ट्रीब्यूट ऑब्जेक्ट और डिस्ट्रीब्यूट स्पेसिंग, ये मैंने डिटेल में करवा दिया था विद दिस, याद है ना? जो नहीं करवाया वो है पाथ फाइंडर। आज हमने पाथ फाइंडर को डिटेल में पूरे का पूरा कर लेना है। टाइम बचेगा तो फिर मैं आपको एक और टूल सिखाऊंगा, लेकिन पहले इसको जरा देखते हैं कि पाथ फाइंडर से आपको कौन कौन सी सहूलतें मिलने वाली हैं। अगर आप इसको यूज करते हुए आपका कोई काम हो सकता है आसान, तो आप कर लो। अब क्या हो सकता है आसान काम, वो देख लेते हैं। आप 2 शेप्स बनाते हो, एक ये मैंने शेप बना दी, एक और शेप बना लेते हैं, चाहे ये बना लो, इसकी कॉपी ले लेते हैं। ये मैंने शेप बना दी। अगर आपको कहा जाए कि इन 2 शेप्स को आपस में कंपाउंड कर दो, क्या कर दो? कंपाउंड कर दो। करने का मतलब इसके शेप मोड में जाओ और शेप मोड में जाके ये जी पहली ऑप्शन, इसका नाम है कंपाउंड। कंपाउंड करता क्या है कि इस वक्त करंट स्टेटस क्या है इन शेप्स का स्टूडेंट्स? दोनों की फीलिंग व्हाइट है, स्ट्रोक ब्लैक है। कंपाउंड, ये लो, दोनों को कंपाउंड कर दिया, मर्ज कर दिया, मिला दिया। तो जब कभी इस तरह की शेप्स चाहिए हो तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। मिसाल के तौर पे एक और शेप बनाते हैं, ये लो, ये शेप बनाई, इसको मैंने इसके ऊपर रख दिया, ठीक है? और अगर आपको कहा जाए इन दोनों शेप्स को भी कंपाउंड कर दो, अब आपकी इसको क्लिक किया एक शेप, दूसरी को क्लिक किया शेप के साथ दूसरी शेप। अगर आप इसमें कंफर्टेबल हो ठीक है, वरना लेयर में चले जाओ। लेयर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और लेयर से आपको आइडिया होता है कि करंटली आपकी इस आर्टबोर्ड के ऊपर ऑब्जेक्ट कितने हैं और आपने किसको सिलेक्ट किया हुआ है। ये आपके 2 ऑब्जेक्ट इस वक्त सिलेक्टेड हैं स्टूडेंट्स, 2 ऑब्जेक्ट आपके सिलेक्टेड हैं, ये ठीक है। दोनों को आपने सिलेक्ट किया हुआ है और करने के बाद मैं करने लगा हूं कंपाउंड, दिस वन, देख रहे हो? कंपाउंड क्या करते हैं? दोनों शेप्स को मर्ज कर देता है, जिसकी कॉमन बाउंड्रीज हैं उनको निकाल देता है, जो दरमियान में बाउंड्रीज हैं उनको निकाल देता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं स्टूडेंट्स कि अगर आपका ऑब्जेक्ट इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, साइड पे भी पड़ा हुआ है, तो भी याद रखना कंपाउंड हो जाता है। साइड का मतलब दरमियान में फासला है। मिसाल के तौर पे ये ऑब्जेक्ट बनाता हूं, ये बना है एक ऑब्जेक्ट में यहां पे बना देता हूं। अगर आपको कहूं क्या ये कंपाउंड हो सकता है, आपको बिल्कुल हो सकता है। आपको कहा जाए इसके दरमियान में तो फासला है, तो फिर क्या हुआ? कंपाउंड का काम ये नहीं देखना होता कि आपस में कनेक्ट हो रही है बाउंड्री की नहीं हो रही, उसने अपना एक्शन करना होता है, इनको इकट्ठा कर देना है। और अगर इसके दरमियान में गैप है तो गैप रहेगा, लेकिन उसके बावजूद भी कंपाउंड बनेगा। और कंपाउंड की एक और जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो भी बता दूं आपको। आप इस शेप के ऊपर अगर कलर भी डिफरेंट कर दो, मिसाल के तौर पे मैं इसका कलर ये कर देता हूं, फिलिंग इसकी, ठीक है? फिलिंग, तो फिल का पहले ऑन कर लो, ये फिल कर देता हूं, इसको भी सिलेक्ट करता हूं, इसका भी फिल कर देता हूं, इसको भी सिलेक्ट करता हूं, इसको भी फिल कर देता हूं। अब ये 3 ऑब्जेक्ट्स हैं आपके, अगर मैं सबको ही सिलेक्ट कर लूं, ये हो गई सब सिलेक्ट।
तीनों हो गए। कैसे पता चलेगा? लेयर से। लेयर से आइडिया हो जाएगा कि आपके 3 ऑब्जेक्ट्स सिलेक्ट हैं। अब अगर आप स्टूडेंट्स कंपाउंड करते हो ना, कंपाउंड पाथ फाइंडर में, दिस वन, ये तब भी इकट्ठे हो जाएंगे। इसमें एक चीज का ख्याल रखना, लेयर पैनल में अबव स्टैकिंग ऑर्डर में सबसे ऊपर कौन है? ग्रीन। उसके साथ दूसरा जो उसके बाद बना था, वो जो उससे पहले बना था, रेड। और जो असल था मेन, वो सेंटर में है, जो कंपाउंड आपने थोड़ी देर पहले किया है। ऑर्डर देखो इसका क्या है। जैसे आपने कंपाउंड पे क्लिक किया, क्या होगा? कंपाउंड कह लो या यूनाइट कह लो, इसका एक्चुअल जो नेम है वो क्या है? यूनाइट। नाम क्या है इसका? पहले पहले आइकन का नाम है यूनाइट। ये लो। इसमें एक चीज आपने और गौर की होगी, जो लेयर पैनल में मैंने आपको दिखाई थी। क्या गौर किया आपने? कंपाउंड हुआ, गो के गो, और एक ही ऑब्जेक्ट बन गया, 3 का एक ही बन गया। और एक और चीज आपने नोट की होगी, वो क्या है? कौन किसका कलर दिया उसने? बिलो ऑब्जेक्ट का या अबव ऑब्जेक्ट का? अबव का। जो सबसे ऊपर था उसकी प्रॉपर्टीज आपकी अप्लाई हो गई। अंडू करता हूं, दोबारा देखो। ये ऑब्जेक्ट को मैं सिलेक्ट करता हूं, इसकी प्रॉपर्टीज में एक काम करता हूं, मैं इसकी प्रॉपर्टीज ये कर देता हूं और इसकी वैल्यू थोड़ी हाई कर देता हूं। कलर भी इसका आउटलाइन का सेम सेम है, इसलिए कंफ्यूजन हो रही है, कोई मसला नहीं, अभी चेंज कर देते हैं। स्ट्रोक का कलर देख रहे हो, चेंज कर दिया मैंने, थोड़ा डिफरेंट कर लेते हैं, ब्लू कर लेते हैं, चलिए ये ले लेते हैं। अब मुझे दोबारा से सुनो मैं क्या कह रहा हूं। इन तीनों को सिलेक्ट किया और कंपाउंड पे, सॉरी कंपाउंड बार बार मैं बोल रहा हूं, यूनाइट कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? यूनाइट कर रहा हूं। जैसे ही मैं यूनाइट करूंगा, देखो स्क्रीन के ऊपर क्या हो रहा है। किसकी प्रॉपर्टीज? जो लेयर में टॉप पे है, तीनों में जो अबव मौजूद है, उसकी प्रॉपर्टीज अप्लाई हो जाती हैं और उनको एज ए कंपाउंड या यूनाइट करके आपको दिखा देता है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है अंडरस्टैंड करने की। अंडू करता हूं, दोबारा से देखो। Select first one, second one, and then last one. Again, unite. आपने एक चीज गौर की कि ऑर्डर जो मर्जी हो सिलेक्शन का, हमेशा याद रखना जब स्टैकिंग ऑर्डर में ऊपर होगा उसकी प्रॉपर्टीज अप्लाई होती है कंपाउंड में। चलो ठीक है, ऐसा तो एक दफा मैं आपको दोबारा से कंफर्म कर देता हूं। इस बार मैं सिलेक्ट करता हूं इस ऑब्जेक्ट को और इस ऑब्जेक्ट को टॉप पे ले आता हूं। अब ऑर्डर में टॉप पे कौन है? बिग वाला ऑब्जेक्ट, दूसरा, तीसरा। अब अच्छा, अब मैं अगर कंपाउंड करूंगा तो क्या होगा? इसका मतलब है, बिल्कुल क्लियर इसमें अपने आप को रखो, कि जो ऑब्जेक्ट आपने सिलेक्ट किए होते हैं उनको सिंगल ऑब्जेक्ट भी बनाता है, प्लस ऑर्डर में जो सबसे ऊपर होता है उसकी जो भी वैल्यूज हो, फिलिंग की, स्ट्रोक की, स्टाइल की, वो अप्लाई हो जाती है। और ये अब एज ए सिंगल ऑब्जेक्ट आपके पास बन के आ गया। अच्छा, अब दोबारा से देखो, एक नई फाइल मैं बना लेता हूँ और मैं अब आपको एक चीज जो समझाने लगा हूं, तो थोड़ा सा लेयर को भी फॉलो करना शुरू कर दो। ये एक सिंपल सा पेज है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, खाली है, आर्टबोर्ड कुछ भी नहीं है, ठीक है। मैं सबसे पहले आपको आज जो करवा रहा हूं वो कंपाउंड के बारे में बता रहा हूं। पाथ फाइंडर में किस ऑप्शन को डिस्कस कर रहे हैं? पाथ फाइंडर में ऑप्शन जिसको डिस्कस कर रहे हैं, इसका नाम है यूनाइट। यूनाइट। यूनाइट को डिस्कस करना है। अगर आपसे कोई पूछे या आपको किसी को बताना हो कि यूनाइट करता क्या है, यूनाइट कंपाउंड ना, यूनाइट। पाथ फाइंडर में किस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं हम लोग? यूनाइट को। ठीक है, यूनाइट करता क्या है कि आपके
पाथफाइंडर। और पाथफाइंडर में हम जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं एग्जाम्पल के साथ वो है जी यूनाइट। और अब मैं हर आर्ट बोर्ड को अलग अलग मैनेज करना चाह रहा हूं। मैं चाह रहा हूं आपस में ये मिक्सअप ना हो जाए चीजें। हर पेज की जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो अलग लेयर पे हों, ताकि कल को मुझे इसको ऑर्डर करना हो, मैनेज करना हो, मेरे लिए आसान हो। अभी इससे पहले हम क्या कर रहे थे, आर्टबोर्ड 1 पे कर रहा था, 2 पे कर रहा था, 3 पे कर रहा था, सभी एक ही लेयर में आ रहे थे। अब मैं आपको एक स्पेशल चीज जो बताऊंगा वो ये कि जब आप लेयर्स पे जाते हो स्टूडेंट्स, इस आर्टबोर्ड में अभी सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट है, और वो क्या है, टेक्स्ट। कुछ है, ये 5 आर्टबोर्ड पे कुछ है, खाली है सारे। आपकी लेयर 1 के ऊपर मैंने सिर्फ एक टेक्स्ट लिखा है, क्या, पाथ फाइंडर। देख रहे हो स्टूडेंट्स, पाथ फाइंडर। क्या इसके ऊपर इसके अलावा कुछ है? पूरी फाइल में कुछ नहीं है, एक ही आपने पाथ फाइंडर टेक्स्ट लिखा है। अब मैं आपको ये कह रहा हूं कि आपने आइंदा से हर आर्टबोर्ड के कंटेंट को अलग रखना है। जब मैं आर्टबोर्ड 2 पे जाऊंगा, मैं एक नई लेयर बनाऊंगा, जो बनाऊंगा उसी लेयर के अंदर पॉपुलेट करेगा, ताकि हर आर्टबोर्ड मैनेज करना आसान रहे आपके लिए। कल को अगर आपको आर्टबोर्ड नंबर 2 में से कुछ चीजें आगे पीछे करनी है, आपको पता हो कि ये लेयर के अंदर ये चीजें पड़ी हैं, आर्टबोर्ड 1 पे ये है, ये अलग अलग, दोनों को मैं अलग अलग कर दूंगा। इससे पहले अभी तक हम लोगों ने ये काम या ये एहतियात नहीं की थी। आज से हमने ये डिसाइड किया कि जिस आर्टबोर्ड पे काम करेंगे, उस आर्टबोर्ड के ऊपर जो भी ऑब्जेक्ट बनेंगे वो एक अलग से कंटेनर में या लेयर में रखेंगे। अभी मैं करके दिखाता हूं। ये एक ही ऑब्जेक्ट मैंने बनाया, और इस ऑब्जेक्ट को बनाने के बाद मैंने आज आपको यूनाइट की कुछ प्रैक्टिस करवानी है। ये देखो यूनाइट करता क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहता हूं मुझे क्लाउड बना दो, क्लाउड का एक इमेज बना दो। क्लाउड के लिए मैं एक सर्कल बनाऊंगा, बिल्कुल सर्कल बनाना है। यू कैन गो विद शिफ्ट, ठीक है। और इसके ऊपर अगर आपने कलर वलर देना है, फिल शिल देना है, आप दे दो मुनासिब सा। कंपाउंड या यूनाइट, यूनाइट के लिए ये देखिएगा। अच्छा, एक चीज आपने गौर की, जैसे मैंने इस आर्टबोर्ड के ऊपर एक सर्कल बनाया, सेकंड एलिमेंट भी आ गया लेयर पैनल में। अब लेयर पैनल को आपने आंखों के सामने रखो, जो कुछ बनाऊंगा वो यहाँ पे इस लेयर के ऊपर आता है। ये आपको पहले भी पता था, आज भी आपको दिख रहा है। और अब यहाँ पे मैं कुछ ऑब्जेक्ट को ऑल्ट के साथ बनाना शुरू कर दिया। एक क्लाउड्स की शेप बनती हुई नजर आ रही है, लेकिन ये एक शेप नहीं है, ये कोई 5-6 शेप्स हैं। इन सबको सिलेक्ट करोगे यूजिंग सिलेक्शन टूल, और ये करने के बाद आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, यूनाइट। और यूनाइट करने से पहले मैं एक चीज आपको वादे कर दूं, आपने यहां पे लेयर पैनल को जरा गौर करो। लेयर पैनल के ऊपर इस वक्त कितने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हैं, नजर आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 सर्कल्स हैं ये। जैसे ही आपने कंपाउंड पे यूनाइट पे क्लिक किया, ये 9 की 9 शेप्स एक कंपाउंड पाथ में कन्वर्ट हो जाएगी। अभी ये 9 की 9 क्या है, इसके टाइटल क्या दिख रहा है, ये क्या है, इलिप्स है। आपने चूंकि इलिप्स यूज कर रहे हो तो इलिप्स ही लिखा हुआ नजर, लेकिन आफ्टर अप्लाइंग यूनाइट, दो चीजों पे गौर कीजिएगा। एक ये कि सब एक ही ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाएंगे, दूसरा इसका नाम अब इलिप्स नहीं रहेगा, बल्कि इसका नाम क्या होगा, पाथ होगा, कंपाउंड पाथ। देखते हैं, चेक करो क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है, पाथ नजर आ रहा है। इसका नाम क्या रख दिया उसने, पाथ रख दिया। अब वो नौ नहीं रहे, एक ही बन गया। और अब क्लाउड का एक स्क्रीन, उसकी प्रेजेंस है क्लाउड की तरह की नजर आ रही है। और अगर आप मुनासिब समझो, इसका नाम भी ऐसा रख दो जैसा ये नजर आ रहा है। क्या रखूं, क्लाउड। कैसे रखोगे नाम, डबल क्लिक करके इधर, नाम मैंने रख दिया क्लाउड।
मुनासिब है। आप इसको नेम भी रख किया करो, जो लेयर के ऊपर ऑब्जेक्ट आता है उसकी प्रेजेंस के हिसाब से उसका नाम दे दिया करो। अब आपकी मर्जी है, इसकी जितनी कॉपियां बनानी है बना लो। ठीक है, ये देखो सबका नाम क्लाउड है। अगर आपको कहूं कि इनका एक ग्रुप बना दो, मैं एक फ्रेम डिजाइन कर रहा था आर्टबोर्ड का, उसमें मुझे टॉप पे कोई क्लाउड शो करने थे, एक बनाया और उसको ऑल्ट के साथ उसकी कॉपी कर ली, और यहाँ पे मुझे अपने एक मॉडल को प्लेस करना है अंडर दिस वन। यू कैन डू इट। वो तो मसला ही कोई नहीं ना, वो तो आपको मैंने 50 दफा इंसर्ट करना सिखा दिया, इंपोर्ट करना सिखा दिया। आप कोई भी यहाँ पे इमेज को इंपोर्ट करके इसकी अपना टोटल जो पेज की लुक है वो चेंज कर लो, जैसे हम कर रहे हैं। अच्छा, अब आ जाओ जी, एक और इम्पोर्टेंट चीज। आपने ये यूनाइट से जो काम किया है, अगर मैं आपको कहूं कि ठीक है आप क्लाउड बनाने गए। अच्छा, अभी एक चीज और मैं अब आपको बता दूं, ग्रुप क्या होता है, ग्रुप को भी देख लो। अभी मैंने एक आर्टबोर्ड कंप्लीट किया तकरीबन, अपना डिजाइन मैंने जो बनाना था मैंने समझाने के लिए आपको बना कर दिखा दिया। क्लाउड के कितने इमेजेस पड़े हुए हैं? तकरीबन 6। इनको बजाय ये कि आपके आर्टबोर्ड के ऊपर इतने सारे एलिमेंट्स पड़े हों और आपको उसको मैनेज करने में डिफिकल्टी हो रही हो, आप इनको एक ग्रुप कर दिया करो, सिमिलर काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप कर दिया करो। क्लाउड है ना सारे, इनको एक ग्रुप में डाल दो। अब ये ना ना रश पड़ जाए, लेयर लेयर है उस पे वो 3 इमेजेस उनको भी ग्रुप कर देते हैं, 5 क्लाउड उनको भी ग्रुप कर देते हैं। आप इसको सिलेक्ट करके ऑब्जेक्ट पैनल में जाओ या कंट्रोल जी कर दो, कंट्रोल जी। सिलेक्ट कर लेना पहले, जरूरी है। ये ये ग्रे जो आपको शेड दिख रहा है सिलेक्शन नहीं हुई, सिलेक्शन होती है यहां से। ये आपको दिख रहा है ब्लू एक स्क्वायर, यहां पे आके आप इसको सिलेक्ट करोगे इस तरह। वैसे तो इसको इस तरह भी कर सकते हैं, अगर आप इधर से करोगे तो सिंगल सिंगल होता है। अगर आप इस सर्कल को पुश कर दोगे और इस सर्कल पे आके आखिरी वाले पे शिफ्ट के साथ क्लिक करोगे तब भी सिलेक्शन हो जाती है। ये सिलेक्शन हुई है क्लाउडों की, इस तरह सिलेक्शन होती है। बाद स्टूडेंट कहते सर वो सिलेक्शन पता नहीं कैसे होती है। भाई एक तो ये तरीका है कि सिलेक्शन टूल से अपने आर्टबोर्ड में जाओ, क्लिक प्लस ड्रैग करो, वो भी सिलेक्शन हो जाती है। लेकिन अगर आपने लेयर पैनल को यूज करना है सिलेक्शन के लिए तो ये सिलेक्शन का ये तरीका होता है। और सिलेक्शन करने के बाद स्टूडेंट्स क्या करना है आपने, यहां भी जाके इसको ग्रुप कर दो, कंट्रोल जी। कंट्रोल जी कर देगी क्या हुआ, सारे क्लाउडों को एक ही रख दिया ना, एक ही ग्रुप में। और अगर आप इसको छोटे सा एरो नजर आया होगा, इसकी डिटेल देखने के लिए होता है, ये शो करने के लिए होता है, ये शो, ये हाइड, ये शो, ये हाइड। क्या आपके लिए थोड़ा आसान हो गया कि सेम ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स को एक ग्रुप में डाल दिया, सेम काइंड ऑफ एलिमेंट्स को एक ग्रुप में डाल दिया। अब ये मिस्टर प्लेयर, अगर आपने इकट्ठे सिलेक्ट करने हैं रेंज में पड़े हुए हैं तो शिफ्ट के साथ करना, बाय पॉइंटिंग दिस सर्कल, शिफ्ट के साथ। और इनका भी क्या कर दें, ग्रुप। कैसे, कंट्रोल जी, या ऑब्जेक्ट में ग्रुप। अब आपके पास थोड़ा सा स्मार्टली मैनेज कर लिया ना आपने, इससे आपकी आसानी हुई कि नहीं हुई। ग्रुप क्यों बनता है, ताकि सिमिलर काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट एक ग्रुप में डाल दिए जाए। और फिर इसका एक फायदा और हो सकता है कि जब कभी आपको नहीं चाहिए, ग्रुप को सिलेक्ट करके फारिग कर दो, डिलीट।
बजाय इंडिविजुअल के ऊपर काम करना शुरू करो, ग्रुप को ही डिलीट कर दो। आसान नहीं है आपके लिए। और इसका एक कॉपी आपको सेम किसी और जगह भी चाहिए, पूरे ग्रुप भी उठा कर वहां पे ले जाओ। अभी क्लाउड आपको हो सकता है आर्टबोर्ड नंबर 3 पे भी चाहिए, तो ग्रुप बनाने का फायदा कि आप ग्रुप को उठा के ले जाओ, बजाय इंडिविजुअल एलिमेंट को एक एक करके वो। ठीक है, तो ये आप इस तरह इस ग्रुप को आप एक्टिवेट करोगे, और एक्टिवेट करके देखना जरा क्या होता है। ये मैंने क्लाउड वाला ग्रुप है, ये है क्लाउड वाला ग्रुप, डिलीट कर रहा हूं। ये फायदा है ग्रुप का, मैनेज करना आसान हुआ कि नहीं हुआ, एक ही गो में। अंडू कर देता हूं फिलहाल। इस तरह आप लेयर और लेयर के अंदर सिमिलर काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स को एक ग्रुप में रख दिया करो, और लेयर का नाम भी मुनासिब सा रख दो। इस वक्त उसका नाम है कुछ गैर मुनासिब सा नाम है, लेयर 1। प्रॉपर एक नाम रख दो, माय फर्स्ट आर्टबोर्ड या माय फर्स्ट डिजाइन, मुनासिब से कोई नाम रख दो। कैसे? यहां पे आओ, लेयर 1, ये कोई नाम तो ना हुआ, डबल क्लिक करो, इसका नाम रख देते हैं आर्ट बोर्ड 1 लेयर। आर्टबोर्ड 1 का लेयर है। अब इसका फायदा स्टूडेंट्स क्या है, ये देखो मजे की चीज, आर्टबोर्ड पे सब कुछ पड़ा हुआ है, पहले पे दिख कुछ नहीं रहा। ऑन करो, अब इसका आपको इसका सर फायदा क्या है? फायदा ये है कि एक ही पेज पे 2 डिजाइन बना लो, 3 बना लो, 4 बना लो। कितना कमाल से देखो वो आप ये छोड़ो दूसरे तीसरे चौथे आर्टबोर्ड को, इसी के ऊपर डिजाइन बना लो, और एक नई लेयर पहले क्रिएट करके उसके अंदर एलिमेंट्स डालने शुरू कर दो। क्या ख्याल है, करें? ये देखो आपने ये लेयर बनी हुई है, आप कह रहे हो कि एक नई लेयर बनाते हैं। नई लेयर बनती है यहां से, क्या लिखा हुआ है, क्रिएट न्यू लेयर। करो क्लिक जरा, ये लो, क्या नाम है इसका, लेयर 2। ठीक है, इसकी जो इंडिकेशन है वो ब्लू कलर के साथ हो रही है, इस लेयर की इंडिकेशन सिलेक्शन की ब्लू के साथ हो रही है, ऊपर वाले की रेड के साथ होगी। अब मैं करने क्या लगाऊं, ये देखो, मैं इस लेयर को जिसपे एक डिजाइन रेडी किया इसको मैं साइड पे ऑफ करने लगा, ये लो। अब मैंने क्लिक किया इसके ऊपर, पहले क्लिक कर देना, बनाने से पहले इस लेयर का क्लिक करना जरूरी है। अब जो कुछ भी बनेगा इस लेयर के अंदर बनेगा, हिरार्की इसके अंदर पॉपुलेट होगी। ये है फायदा है लेयर का। एक ही आर्टबोर्ड पे 2 डिजाइन बना के रख लो, लेकिन लेयर के थ्रू मैनेज कर लो। कर रहा हूं कि नहीं कर रहा, ये देखो। अब मैं एक और चीज करने लगा हूं, इस बार मैं फिर क्लाउड बनाने लगा हूं, लेकिन इस बार क्लाउड को बनाते वक्त मैं इस चीज को मेक श्योर करूंगा कि क्लाउड को डिजाइन अगर मुझे पसंद नहीं आया तो मैं इस सर्कल को आगे पीछे करके इसको रीडिजाइन भी कर सकता हूं। कितनी मजे की ऑप्शन आपको बताने लगा हूं। क्या मैं बता रहा हूं कि क्लाउड के सर्कल रखे थे, 9 सर्कल रखे थे, आ गया तो यार ये सर्कल के थोड़ा सा इधर हो जाता है या इधर हो जाता है या ये नीचे हो जाता है, क्लाउड थोड़ा सा डिफरेंट शेप में आ जाता। अभी तो नहीं कर पा रहे, क्यों? आपको पता है जब आप उसे यूनाइट कर दे तो उसके बाद चेंजेस नहीं कर सकते, वो एक हो गया, 9 शेपों से एक शेप बन गई। लेकिन अगर कहा जाता है यार ये थोड़ी सी इधर से नोक इधर से होती है, इधर हो जाती है, इधर हो जाती है, तो मैं जरा क्लाउड को ठीक ठाक कर लेता इसका। वो अभी नहीं कर पा रहे, लेकिन अब आपको एक ऑप्शन सिखाने लगा हूं, इससे ये कर सकते हो। वो क्या, देखो, एक चीज का ख्याल रखना, इधर ना क्लिक रखना। ये वैसे भी लेयर हाइड की हुई है मैंने, यहां से इस लेयर को क्लिक ना करना। होगा ये कि जो भी बनेगा इसी लेयर पे बनेगा। मिसाल के तौर पे आपने बाय मिस्टेक इसको क्लिक किया हुआ है और एक शेप बनानी शुरू कर दी, जैसे मैं थोड़ी देर पहले बनाई है। ये देखो, आपको बनाने के लिए वो कह रहा है मैं क्या करूं, आपने उस लेयर को हाइड किया हुआ है, वो कैसे बनाए वहां पे। ये देखो एक पेंसिल से बनी हुई है, लेकिन मैंने टूल कौन सा सिलेक्ट किया हुआ है, सर्कल।
ये सर्कल वाला तो सीन ही नहीं है यहाँ पे कुछ। जब तक इसको ऑन नहीं करोगे आपको ये शेप नहीं बनाने देगा। भाई वो विजिबल ही नहीं है तो कैसे करने देंगे। दोबारा देखो, मैंने इस लेयर पे करना ही नहीं काम, मैंने करना है इस लेयर पे काम। इसको ऑफ कर भी दूं तो क्या मसला है, मैं इजी होकर काम तो करूंगा ना, डिस्टर्ब ना करे मुझे उसके ऑब्जेक्ट्स। अब मैं दोबारा से स्टूडेंट वही काम करने लगा हूं, पाथ फाइंडर, पाथ फाइंडर, और ऑप्शन इज यूनाइट। साइज फॉन्ट डिफरेंट लगाता हूं पिछले से, पिछले में तो जो भी था इस बार मैं फॉन्ट चेंज कर देता हूं ताकि आपको पता भी तो है ना फर्क है दोनों में। ये ले लेता हूं। अब मजे की बात, ये जो मैंने अभी इसके ऊपर फॉन्ट लगाया और यहाँ पे इसके प्रेजेंस शो कर रहा हूं, अगर मैं उसको भी ऑन कर दूं लेयर को, फिर क्या होगा। पेज एक ही है और अपनी अपनी लेयर की उसकी वैल्यू उसको शो कर रहा है, वो अपनी जगह पे है, अपनी जगह पे। ये बात कर, आप डिजाइन बनाते हो ना जब, तो आप कहते हो मैं टॉप डिजाइन अलग क्रिएट करता हूँ, उसकी लेयर का नाम रख दो टॉप डिजाइन लेयर, नीचे वाला एरिया बॉटम डिजाइन लेयर, मिडल लेयर डिजाइन, लोगो डिजाइन, एक लोगो बनाते हो, लोगो एक अलग से लेयर पे बना लो, उसका नाम रख दो लोगो लेयर। उसको जब चाहो ऑन करो, जब चाहो ऑफ करो, उसको रखो ही अलग, उसका नाम भी अलग, उसका बाकी किसी के साथ कोई ताल्लुक नहीं। अब चेक करो, क्या मैं एक ही वक्त में एक ही पेज को दो डिफरेंट व्यूज के साथ कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं ऑपरेट। करने को मैं अलग पेज पे भी कर सकता था, लेकिन आपको समझाने के लिए कि एक ही आर्टबोर्ड के ऊपर आप दो डिजाइन क्लाइंट के बना के भेज दो। लेकिन जब जेपीजी बनाओ, पीडीएफ बनाओ, एहतियात करनी है कि इस लेयर के ऑब्जेक्ट ऑन रखनी है इसके या दोनों के। भाई हो सकता है आपका डिजाइन बनाए इस तरह है कि एक अबव लेयर टॉप पार्ट ऑफ द पेज, एक बॉटम पार्ट ऑफ द पेज, अलग अलग आपने डिजाइन लेयर्स पे करनी है। दोनों प्रिंट करने दोनों कर लो, किसी एक को एक वक्त में करना है वो भी ऑन कर सकते हैं। मैनेज करना कितना आसान हो गया, क्या ख्याल है। और अगर आप डिफरेंट पार्ट्स डिजाइन करते हो तो उनको अलग अलग लेयर में डिजाइन करो, जो चीज चाहिए रखो, सारी चाहिए सारी ऑन रखो, उनमें से किसी एक चीज को पसंद नहीं आ रहा यार ये रहने देते हैं, ऑफ कर दो, करके देख लें, ऑन कर दो। कितना आराम नहीं हो गया लेयर बनाने से, कि एक ही वक्त में एक आर्टबोर्ड को आपने लॉजिकली डिवाइड कर दिया, फिजिकली एक ही है वो। अच्छा, लेयर टू, लेयर टू पे अब मैं जो आपको बताने लगा हूं, आपने फिर एक सर्कल ही बनाया, लेकिन इस बार अब देखो मैं क्या करता हूं, कलर वाला दे दिया, स्ट्रोक ऑफ है, चले ऑफ ही रहने देते हैं। अच्छा, ये ऑब्जेक्ट बना हुआ है, मैं क्या करता हूं कि यहाँ पे स्टूडेंट्स जरा गौर कीजिएगा, यहाँ पे मैंने कुछ और ऑब्जेक्ट बना दिए, ये 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 बनाता गया। अब है तो ये क्लाउड है, कल को अगर मैं अभी एक ही, ये अभी आपका एक ऑब्जेक्ट नहीं बना क्योंकि आपने यूनाइट तो किया नहीं, अभी आप कर सकते हो, ये देखो इसको आगे पीछे करना हो आप कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं। अभी तो आपको लाओ है ना, तो है ही अलग अलग। और ये किस में पॉपुलेट हुए हैं, पुरानी लेयर में या नई में, न्यू में। और जब मैं क्लिक करता हूं कौन सा कलर प्रोमिनेंट हो रहा है, रेड। वो क्यों हो रहा है कि इसकी डिफॉल्ट वैल्यू जब क्लिक करोगे तो रेड होगी, जब आप इधर होगे ना इसमें, इस वाले में, तो जब इसमें क्लिक करोगे तो इसकी डिफॉल्ट वैल्यू ब्लू होगी, ब्लू। आप एक्सपैंड करके देख सकते हो, जब आप इसको क्लिक करोगे तो ये ब्लू, ये सिलेक्शन ये देख रहे हो, ये ब्लू इंडिकेटर्स आ रहे हैं सेक्शन में। और जब ये उधर होगा तो वो रेड। ये इससे फायदा पता क्या होता है, पता होता है कि आप किस लेयर पे हो, उस वाली लेयर के हिस्से पे काम करो या दूसरी वाली लेयर के हिस्से पे काम करो। सिलेक्शन, सिलेक्शन से पता लग जाता है, क्लिक करने से पता लग जाता है आप ऊपर वाली लेयर में हो या नीचे वाली लेयर में हो, प्रोमिनेंट कलर्स के साथ। चलें वक्ती तौर पे इसको बंद करता हूं, दोबारा अपने काम पे आते हैं। अच्छा, ये मैंने बनाया, अभी तक आपके पास फ्री हैंड है, आप चेंज कर लो।
और आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर मैंने इसको यूनाइट कर दिया फिर चेंजेस की मार्जिन खत्म। ये सिलेक्शन हो गई और ये आपको कलर्स की प्रोमिनेंसी नजर आ रही है रेड। यही काम आपने जब पहली लेयर पे किया तो वहां पे ब्लू आ रहे थे, ये रेड आ रहे हैं। इससे आप फोकस रहते हो, डिस्टर्ब नहीं होते, आपको पता होता है, काम करने वाले को पता होता है कि मैं किस लेयर पे हूँ। फर्स्ट लेयर इज ऑलवेज विद ब्लू सिलेक्शन एंड सेकंड मस्ट वे इन कलर रेड। लेकिन इसको भी चेंज कर सकते हैं, इसकी भी सेटिंग्स है, लेकिन अभी चले उसको हमने करना नहीं। ये देखो, ये सारे के सारे इलिप्स हैं ना अभी तक विद पाथ फाइंडर टेक्स्ट। ये जो ऊपर नजर आ रहा है ये सारे इलिप्स सिलेक्ट हुए में कैसे पता चला? रेड इंडिकेटर्स ये वाले। सिर्फ क्या इसमें टेक्स्ट सिलेक्ट है ऊपर वाला, उन्होंने सिलेक्ट किया। इनको मैं दोबारा यूनाइट स्टूडेंट्स करने लगा हूं, लेकिन एक मजे का काम, यहां पे जब आते हो एक स्पेशल आपको नोट नजर आता है ब्रैकेट के अंदर। वो कह रहा है ऑल्ट के साथ अगर आप क्लिक करोगे मैं यूनाइट कर दूंगा, लेकिन आपके पास आफ्टर यूनाइट भी ऑप्शन होगी कि आप वैल्यूज को चेंज कर सकते। सिंपल क्लिक नहीं करना, ऑल्ट के साथ क्लिक करना है अगर आप अपने पास ये फैसिलिटी लेना चाह रहे हो। ऑल्ट के साथ करने लगा, ये देखो कर दिया, यूनाइट अब भी हुआ है। लेकिन मजे की बात है, आप अब भी यूनाइट होने के बावजूद ये चेक करो यूनाइट हुआ कि नहीं हुआ। सारे एक ही बन गई ना, एक ही है ना, अब कंपाउंड हो गया है, यूनाइट हो गया है। लेकिन आप बस स्टिल ऑप्शन अवेलेबल है, क्या चेंज कर सकते। ये देखो आप जस्ट क्लिक करो डबल और इसको थोड़ा सा दाएं बाएं करना है, कर लो। इधर ये लो, इधर ये लो। क्या क्लाउड में स्टिल आपके पास फैसिलिटी है चेंज कर रहे हो डिजाइन को? अवेलेबल है, आप कितने आराम से जी उसकी क्लाउड की वैल्यू चेंज कर सकते हो। ये कब तक होता? अच्छा ये हो गया जब एवरीथिंग इज ओके। ये ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है, कंपाउंड शेप। ये क्या लिखा हुआ है? लेयर 2। और ये एग्जिट, ये बाहर आ गया। ये अब अगर आप समझते हो कि जो करना था कर दिया, ठीक है, इस पे क्लिक करो। आप समझते हो कि जो मैंने फाइनलाइज करना था वो कर दिया, अब आप इसको फॉर फ्यूचर में कोई इसके अंदर गड़बड़ नहीं करना चाह रहे, एक्सपैंड कर दो। एक्सपैंड जब तक नहीं करोगे, 10 साल के बाद भी इसको ओपन करोगे आप चेंज कर सकते। लेकिन अगर एक बार एक्सपैंड बटन पे क्लिक कर दिया, वो साथ में बटन नजर आ रहा है एक्सपैंड, और वो ऑप्शन तब होती है जब आपने ऑल्ट के साथ इसको यूनाइट किया, वरना नहीं आती। एक्सपैंड की ऑप्शन ही तब होती है जब ऑल्ट के साथ, हाँ करूं, अगर एक बार आपने एक्सपैंड कर दिया उसके बाद आपके पास वो मार्जिन खत्म चेंज करने का। अब आपको अगर कोई कहे कि इसके अंदर इस सर्कल उधर कर दूं इधर कर दूं, नहीं होगा, खत्म हो गया काम। जब तक एक्सपैंड अवेलेबल था बटन, इसका मतलब आप चेंजेस कर सकते थे। इसका मतलब है, समझते हो सिंपल क्लिक और ऑल्ट क्लिक में फर्क? और ऑल्ट क्लिक में एक्सपैंड का रोल, ठीक है। तो ये जी आपके पास। और दूसरा, आज आपको एक और चीज सिखाई है। वो क्या सिखाया? लेयर में काम करना। अब लेयर का फायदा अब स्टूडेंट्स क्या हो रहा है, अब गौर करो। अब आप अगर दोनों लेयर्स को दिखाना चाह रहे हो क्लाइंट को, दिखा दो। हो सकता है वो डिजाइन का पार्ट ही कोई और आपका है, ये अलग है। ये लो, चेक करो, पूरा डिजाइन रेडी। हो सकता है आपने इसी क्लाइंट को ऐसे भेजना है, डिजाइन ऐसे ही फाइनल है, भेज दो, पीडीएफ बना दो, जेपीजी बना दो, प्रिंट सेंड कर दो। यहाँ आपको कहता है यार क्लाइंट वो ये निकाल दो, पुराने वाला आ गया, ये निकाल दो, दोनों आ गए, ये निकाल दो, नया वाला आ गया, ये निकाल दो, दोनों आ गए। हो सकता है आपकी फिनिशिंग जो
फाइनल डिजाइन है वो है ये ऐसे, ये फाइनल डिजाइन है मिसाल के तौर पे, ठीक है। एक हिस्से में आपने कुछ किया था, दूसरे हिस्से में कुछ किया है। अगर आपको दोनों चीजें चाहिए तो दोनों को ऑन रखो, और अगर आपको एक इनमें से रखनी है प्रेजेंस एक कर लो। तो अगर आपको मिसाल के तौर पे आप कहता है क्लाइंट यार ये ठीक है ये निकाल दो, ठीक है। यहां चलें एक और काम करते हैं इसके अंदर। अच्छा इसका नाम रख देते हैं, इसका नाम रख देते हैं, डबल क्लिक करके नाम भी रखो ना इसका, रेड वाली लेयर का टॉप लेयर, जो भी नाम मुनासिब सा, या टाइटल रख देते हैं इसका, टाइटल लेयर। ये लो जी, दो लेयर्स आपकी बन गई। और इसमें टाइटल लेयर में एक और काम करते हैं, मैं आज आपको टाइप टूल के साथ एक और आज जो सिखाना चाह रहा हूं टूल, हॉरिजॉन्टल टाइप के लिए ये होता है ऐसे, एक वर्टिकल टाइप के लिए होता है, वो ये है। क्लिक कर दो, यहां आ जाओ और यहां पे टाइप कर दो www.fashion.com, लिख दिया जी जनाब। सिलेक्ट करो, साइज बड़ा कर लो। अच्छा ये किस में बन रहा है, किस लेयर पे बना है? फॉन्ट अच्छा नहीं लग रहा, चेंज कर लो, उसमें तो मसला ही कोई नहीं। आप जस्ट इसी टूल को क्लिक करो और यहां पे आके 3 बार ट्रिपल क्लिक, सिलेक्शन हो जाती है। और अगर आपको फॉन्ट अच्छा नहीं लग रहा आप इसको चेंज कर लो, ठीक है। आप फॉन्ट इधर इसको चेंज कर लो। ये कैरेक्टर पैनल में भी आपको फॉन्ट मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेनी। कैरेक्टर पैनल पे क्लिक करोगे तो ये आपको फॉन्ट यहां से मिल जाएगा, जो भी आपने लेना है। मिसाल के तौर पे आपको ये फॉन्ट अच्छा लग रहा है, ये ले लो, ये ले जी, हो गया। ठीक है, यहां रखना है या आप इसको इधर रखना चाह रहे हैं, ये लो। ये अब आपके डिजाइन का हिस्सा बन गया। ये किसने अंदर आया है, ये सारा डिजाइन आपका, ये आपका ऊपर वाली लेयर में, क्योंकि आपने इसको क्लिक किया हुआ था, ये इसी के अंदर आपका नया टेक्स्ट ही आ गया, समझ रहे हो। पोजीशन को नीचे करनी, नीचे कर लो, ये लो। अब आपके दो सेगमेंट अलग अलग बने हुए, एक ही पेज पे दो सेगमेंट अलग अलग बने हुए। अभी आपने ऑन किसको किया हुआ है, जो अभी बनाया आपने बाद में, जिसका नाम आपने रखा है टाइटल लेयर, और दूसरी लेयर जिसका नाम आपने रखा है आर्टबोर्ड वन लेयर, मुनासिब सा आप जो भी नाम देना चाहो दे सकते हो। अब दोनों को ऑन करना है या एक को करना है या सिंगल को करना है, आपकी मर्जी है। क्या ख्याल है? और ये चूंकि ग्रुप बना हुआ है, ये देख लो इकट्ठे जा रहे हैं। जब तक आप इसको अनग्रुप नहीं करोगे ये मूवमेंट इनकी इकट्ठी रहेगी। ग्रुप में भी इसी तरह होता है, जिस ग्रुप को आप बना लेते हो, जब क्लिक करते हो उस ग्रुप के किसी भी एक हिस्से को, वो सारे के सारे सिलेक्ट होते हैं। ग्रुप का एक ये भी फायदा है, साइज छोटा करना हो, मूव करना हो, डिलीट करना हो, ये ग्रुप के ऊपर होता है। लेकिन अगर आपको ये कहा जाए इंडिविजुअल को करना है, ग्रुप के अंदर किसी इंडिविजुअल कंपोनेंट को करना है, तो आपने उसके ऊपर डबल क्लिक कर देना है। क्या करना है, उस इंडिविजुअल एलिमेंट पे डबल क्लिक करके फिर उसको अपनी मर्जी से चेंज भी कर सकते हो। मिसाल के तौर पे, और साइड पे आप क्लिक करो डबल, तो आप बाहर आ जाओगे। अगर आपको कहा जाए क्लाउड का ये वाला जो है, ये वाला ऊपर वाला, इसका साइज थोड़ा बड़ा करना है, चूंकि ग्रुप में है, अगर मैं सिंगल क्लिक करता हूं सारा ग्रुप सिलेक्ट होता है। और अगर आप इंडिविजुअल ग्रुप के अंदर जाना चाहो, उस एलिमेंट पे जाना चाहो, अब इसके दो तरीके हो सकते हैं। वो क्या, वो ये, या तो इस ग्रुप को एक्सपैंड करो और जिस को सिलेक्ट करना है यहां से सिलेक्ट कर लो। हो रहा है कि नहीं हो रहा, उधर देखो कैसे कर रहा हूं, समझ आ रही है। चाहे आप इधर से कर लो, एक ही बात है। सिलेक्ट हो रहा है ना, ये देखो, उस एलिमेंट को जिस पे क्लिक कर रहे हो वो सिलेक्ट हो रहा है।
और अगर आप इस तरह कंफर्टेबल है इस तरह कर लो। और मजे की बात है, अब क्या होगा, अब आप उसके इंडिविजुअल एलिमेंट के ऊपर भी जो ग्रुप में मौजूद है चेंजेस कर सकते हो, जैसे मैं कर रहा हूं। जब हो गई है चेंजेस, साइड पे क्लिक कर दो, ये ग्रुप से बाहर आ गया। तो ग्रुप के अंदर जाने का तरीका क्या है स्टूडेंट्स, पहले क्लिक करो, फिर जिस एलिमेंट में इनमें से आपने जाके एडिटिंग करनी है डबल क्लिक करो। एक तरीका ये। दूसरा, ये जो ग्रुप बनाया था आपने अभी थोड़ी देर पहले, उसमें उस इंडिविजुअल एलिमेंट को क्लिक कर दो। यहां से भी कर सकते हो, लेयर्स के थ्रू भी कर सकते हो। दूसरा तरीका, आप यहां से भी कर सकते हो डबल क्लिक करके। ये मिस्टर, ये अभी ये ग्रुप है, डबल क्लिक करो, ये इंडिविजुअल सेलेक्ट हो गया। तो किसी ग्रुप के एलिमेंट को सिलेक्ट करने का तरीका क्या होता है स्टूडेंट्स? मिस्टर, कुछ समझ आ रही है? पक्की बात है, क्या सिखा रहा हूं मैं आपको, बताओ। हाँ जी बच्चे, आपसे पूछो, आपसे। वो समझ भी आ रही है, टाइम पास के लिए आए हो? आ रही है? क्या सिखाया मैंने? आए हो इतनी दूर से, थोड़ा ध्यान से सब कर लो ना, फिर समझ आएगी आपको। यहां तक कोई क्वेश्चन है? लेयर की समझ आई है, ग्रुप की समझ आई है, उनके नाम रखने समझ आया है, और इनको पोजीशन करना, अरेंज करना, ये जब हो गया है, अब जरा एक काम करते हैं, मैं आर्टबोर्ड नंबर 2 की तरफ आता हूं। क्या करना चाहिए सबसे पहले काम, क्या करूं सबसे पहले? लेयर बना लो, बेहतर है ना, ताकि पता तो हो ना कि किस पेज पे हो, किस लेयर पे हो, ताकि वो आपस में मिक्सअप ना हो जाए सारा मामला। ठीक है, वो आपने चाहे एक ही पेज पे 2 लेयर पे काम किया है, कोई मसला नहीं। तो आप जब नए आर्टबोर्ड पे आए हो, अगर आपने नए आर्टबोर्ड पे आके इनमें से किसी लेयर को क्लिक किया, इसी के अंदर ऑब्जेक्ट बनने शुरू हो जाएंगे, फिर वो मसला नहीं पैदा हो जाएगा कल को। फिर आज तो अच्छा लग रहा है कि लेयर के यार क्या बनानी लेयर, लेकिन कल को आपके लिए मुसीबत बन जाएगी। आपको पता ही नहीं लगेगा कि मैं किस आर्टबोर्ड पे क्या कर रहा हूँ, क्या करना चाह रहा हूँ, आउट ऑफ कंट्रोल। ठीक है, तो आपने सबसे पहले काम क्या करना है, न्यू लेयर बना लिया करो यहाँ से, और न्यू लेयर का नाम भी मुनासिब रख दिया करो। इसका नाम क्या रखना चाहिए वैसे, आर्टबोर्ड नंबर 2 कर दो, आर्ट बोर्ड 2 लेयर। एक आर्टबोर्ड का हमें 2 लेयर बनाएंगे, 3 भी बन सकती है, जितनी मर्जी बनाओ, 50 बना लो, उसने क्या कहना है भाई। एक आर्टबोर्ड है, उसका एक लोगो का पार्ट है, उसका नाम रख दो लोगो लेयर। एक आर्टबोर्ड है जिसमें टॉप का पोर्शन आपने सिर्फ डिजाइन किया है, उसको आर्टबोर्ड नंबर 1 टॉप पोर्शन। एक है आर्टबोर्ड का बॉटम, आपने कॉन्टैक्ट वगैरह दिए हैं और मुख्तलिफ चीजें दी हैं, उसका नाम रखो कॉन्टैक्ट लेयर। कॉन्टैक्ट लेयर में क्या रखना है, आपने फेविकॉन आइकन रखने हैं, फेसबुक का, ट्विटर का, साथ में उसकी डिटेल देनी है, www समथिंग, उसका नाम ही रख दो कॉन्टैक्ट लेयर। एक साइड पे लोगो बनाया हुआ है, उसका नाम ही रख दो लोगो लेयर। कितना आसान नहीं हो गया? कल को अगर आपको कहा जाए लोगो नहीं चाहिए, फिर उस लोगो को बनाने के लिए कोई 10-15 एलिमेंट आपने इस्तेमाल किए हैं, बना दिया, बनाने के बाद उसको प्लेस भी कर दिया, करने के बाद अगर आपको कहा जाए लोगो नहीं, ऑफ कर दो, वो लोगो वाला पार्ट ऑफ होगा, बाकी तो पड़ा हुआ है हर चीज। क्या ख्याल है? ये फायदा है लेयर का। और लेयर के अंदर फिर ग्रुप्स का, समझ बात को। तो एक आर्टबोर्ड के ऊपर जितनी मर्जी लेयर बनाओ, उससे उसको तो कोई मतलब नहीं, वो आपने अपनी आसानी के लिए बनानी है लेयर्स, नाम शाम रख दो उसका। ठीक है, और बस एक चीज का ख्याल रखना, जब कोई नई चीज बननी है उस लेयर को क्लिक कर देना, वरना आप उधर गौर ही नहीं कर रहे, वो फिर पता नहीं किधर बन रहा है। जब आपने देखा टाइम में हो गया वो ये तो मैंने इधर। अच्छा, ये कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अगर हो भी जाए आपसे मसला खराब, ठीक कर लेंगे। कैसे? ये देखो, मैंने गलती से टाइटल लेयर पे क्लिक किया और यहां पे मैं एक ऑब्जेक्ट बना दिया ये, और साथ ही एक ऑब्जेक्ट ये बनाया, और एक और बना देते हैं, एक रेक्टेंगल लेते हैं, कुछ नई चीज बनाते हैं, एक रेक्टेंगल लेते हैं, और ये जी मैंने एक काइंड ऑफ बैनर लोगो बनाना चाह रहा हूं, ये बन रहा। 2 ऑब्जेक्ट है ये,
कलर जो भी रखना है इसका आप अलग भी रख सकते हो, कोई टेंशन नहीं, बात जो कलर रखना है रख दो, लेकिन याद रखना जो ऊपर वाला होगा ऑब्जेक्ट लेयर में उसकी प्रॉपर्टीज लगनी है, ये ध्यान में रखना। प्रॉपर्टीज की जो कलर है ब्लू, प्रॉपर्टीज की स्टाइल दे दो, लाइन स्टाइल भी दे देते हैं, स्ट्रोक बढ़ा देते हैं, रेड कलर का स्ट्रोक दे देते हैं। डिफरेंट है ना ऊपर ऑब्जेक्ट, दोनों को सिलेक्ट करते हैं। दोनों को सिलेक्ट करने के बाद देखिएगा जैसे ही मैं यूनाइट करूंगा, अगर तो आप अपने पास चाह रहे हो कंट्रोल फ्यूचर में इसको दाएं बाएं करना है, रेक्टेंगल को या सर्कल, ऑल्ट के साथ करना, ये हो गया, शेप बन गई। शेप बन गई ना, टेक्स्ट लिखो जो मर्जी बनाओ, ये सिंगल शेप है। लेकिन चूंकि आपने ऑल्ट के साथ किया था, अभी भी आपके पास फायदा है इसका चेंज करने का। क्लिक करो, ये लो, डबल क्लिक करो, ये लो, यहां रख दो, यहां रख दो, हाँ बिल्कुल दोनों की जैसे आप पसंद करो, करने के बाद साइड पे क्लिक कर दो। लेकिन ये कब तक है स्टूडेंट्स, जब तक आप एक्सपैंड पे नहीं क्लिक करते। अगर एक्सपैंड कर दिया इसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते शेप के साथ, चाहे 2 हैं या 200 हैं, इकट्ठी हो गई हैं सारी, ठीक है। अच्छा, एक गलती हो चुकी मुझसे, क्या, लेयर की। अब उसका तरीका क्या है उसको हल करने का, लेयर पैनल में जरा चलो, लेयर पैनल में आ गए, ये वन किस में गया, ये टाइटल वाली लेयर में, ये तो गलत हो गया ना। अब इसका तरीका क्या है सॉल्व करने का, इसको क्लिक करो और ड्रैग करके आप उस लेयर के अंदर जाके इसको छोड़ दो। आ गया कि नहीं आ गया अपनी रिस्पेक्टिव लेयर में, वो तो टेंशन है ही नहीं कि अगर आप से गलती हो भी गई तो क्या मसला है, लेयर बना लो, बाद में बना लो लेयर। अब यार नहीं यार, ये मुझे अलग ही डिजाइन बनाना था और अलग से लेयर पे रखना था और अलग आर्टबोर्ड था। अगर आपने उस वक्त हो भी गलती, कोई मसला नहीं, बाद में लेयर बना लो, बाद में उसको ड्रैग करके ड्रॉप कर दो, काम तो हो गया। यही करना था आपने। एक्सपोर्ट ये दूसरी तरीके से हो, पीडीएफ पर नहीं वो तो अलग ही चीज है, वो तो एक्सपोर्ट का तो मैंने आपको बता दिया क्या करना है, ठीक है। अभी मैं आपको यूनाइट के बारे में बता रहा हूँ। तो यूनाइट क्या करता है स्टूडेंट्स, आपकी मल्टीपल शेप्स को जो सिलेक्शन में हैं अगर वो इंटरसेक्ट कर रही हैं, अच्छा बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर अगर इंटरसेक्ट नहीं भी कर रही तो भी तो यूनाइट होता है, मैं कहा बिल्कुल होता है। जैसे मैं करने लगा हूं, ये देखो, ये शेप बना, ये एक शेप बनाई, ठीक है। और इसकी जो है वो डिफॉल्ट सेटिंग कर लेते हैं, डिफॉल्ट इज, ठीक है, ब्लैक इज स्ट्रोक एंड व्हाइट इज द फिल। और इसका कलर आपको डिफरेंट नजर आ रहा है, वो है लेयर की वजह से प्रोमिनेंट कर रहा है, ठीक है। हाँ, अब आप कोई शेप बना लो, मिसाल के तौर पे आपने यहाँ पे काइंड ऑफ व्हीकल बनानी है, या चले ये बना देता हूँ, एक और के साथ 2 3 4 5 6 7, कंट्रोल डी भी कर सकते हो, रेपिटेशन हो जाती है। और इनकी अलाइनमेंट आपको मैंने सिखाई थी ना, आप इनको सिलेक्ट करके इस बॉक्स के अकॉर्डिंगली हॉरिजॉन्टल लाइन भी कर सकते हो, वो तो आपको मैंने बता दिया, ठीक है। अब आपको अगर मैं ये कहूं कि इनको मैं क्या कंपाउंड कर सकता हूं, क्या ख्याल है, इनको कंपाउंड किया जा सकता है, क्यों नहीं किया जा सकता, चलो ये कंपाउंड कर देते हैं इसको, सबको सिलेक्ट करो, कर दिया, यूनाइट पे क्लिक कर दो, पाथ फाइंडर ऑल्ट के साथ कर दो,
ऑल्ट के साथ फायदा ही होगा कि आप इनको मूव कर सकते हो आगे पीछे। अगर आप समझ तो यार शेप थोड़ी सी ये ऐसा नहीं, ऐसा होनी चाहिए थी, ये लो हो गया यूनाइट। यूनाइट कर दिया उसने। अब मजे की बात है, आप इसको अगर आप आगे पीछे भी करना चाहो इन शेप्स को, डबल क्लिक करके ये लो, जो मर्जी करो, क्या ख्याल है। और यहां तक भी कर सकते हो कि इसको अलहदा भी कर सकते हो, ये लो। वो तो आपकी मर्जी है ना, मैंने आपको बोला कंपाउंड हुआ हुआ है। अगर आप सेपरेट भी कर देते हो तो तो आपने किया ना, नहीं करना ना करो। कंपाउंड से अब ये सिंगल बिहेव करेगा ऑब्जेक्ट, ठीक है, सिंगल ऑब्जेक्ट के तौर पे बिहेव कर रहा है। और आपको यहां पे ऊपर आपने देखना है, आप एग्जिट करोगे, ये कंपाउंड पाथ है, ये देखो स्टूडेंट्स गौर कीजिएगा टॉप पे ये टाइटल बार में, ये आर्टबोर्ड का नाम है और ये आर्टबोर्ड से एग्जिट है, और ये अब आपका फाइनल एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ही ऑब्जेक्ट है। जब क्लिक करोगे ये देखो सारा सेलेक्ट होता है, और जब आप इसके अंदर फिल करोगे सब के अंदर उसी तरह फिल होगा। फिल पे क्लिक कर दो, ये लो, ये सिंगल ऑब्जेक्ट है ना, तो फिल उसने ऐसे ही करना है, ये लो। और मजे की बात है, अभी तक आपके पास फैसिलिटी है एडिट करने की। क्यों? क्योंकि अभी तक आपने एक्सपैंड नहीं किया। क्लिक करो, ये देखो, डबल क्लिक करके ये लो, हो रहा है कि नहीं हो रहा काम, और ये एग्जिट कर जाओ। लेकिन अब आप चाह रहे हो, आपने फाइनल कर दिया बस ठीक है, इसको फिर क्लिक करो, क्लिक करने के बाद एक्सपैंड पे क्लिक कर दो, इसके बाद कुछ नहीं होगा। हाँ, फाइनल हो गया। तो ये एक अच्छी फीचर है, अगर आप इसे इस्तेमाल करके कुछ अपने ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करना चाह रहे हो तो ये आपको फैसिलिटेट करता है। तो उम्मीद है आपको कम से कम इस मॉड की समझ आ गई है। क्या नाम है इसका? यूनाइट। यूनाइट के अलावा सेकंड आपका माइनस फ्रंट होता है। अब आपको सर इसका इस्तेमाल, माइनस फ्रंट नाम से जाहिर है, ऑप्शन का नाम क्या है, माइनस फ्रंट, ये। और साथ में आज मैंने आपको टाइप टूल में दो ऑप्शन सिखाई हैं, टाइप टूल हॉरिजॉन्टल, टाइप टूल वर्टिकल। ये आमतौर पे हम यूज करते हैं अपने पेज के ऊपर, आर्टबोर्ड के ऊपर। तो अभी हम पाथ फाइंडर की तरफ चलते हैं, और पाथ फाइंडर में ऑप्शन जिसको डिस्कस करने लगा हूं वो है माइनस फ्रंट। माइनस फ्रंट, छोटी छोटी ऑप्शंस हैं, इनको देख लेते हैं। माइनस फ्रंट ले जी जनाब, ये आपके पास माइनस फ्रंट, इसको फॉन्ट इसका चेंज कर लेते हैं जो मुनासिब सा है, आप रख लें। एरियल ले लेते हैं, चलिए एरियल में भी बोल्ड ले लेते हैं, ये लीजिए, जब आपके पास टेक्स्ट है। माइनस फ्रंट, माइनस फ्रंट स्टूडेंट्स क्या करता है कि अगर आप चाहो तो आप माइनस कर सकते हो अपनी फ्रंट शेप को। दो शेप्स अगर हो तो माइनस फ्रंट, कम से कम दो तो होंगी ना, तो दो शेप्स आप जो भी बनानी है बना लो। मिसाल के तौर पे एक ये शेप बनाते हैं और एक और शेप बनाते हैं, इसका डिफॉल्ट चले हम कर देते हैं डिफॉल्ट के ऊपर ताकि आपको दिखे। ये नहीं जी, और के साथ एक और शेप बना देते हैं, इसी की कॉपी चले कर लेते हैं, ये लो, और के साथ ये देख रहे हो, ये एक दूसरी शेप बना दी। दोनों को सिलेक्ट किया, और दोनों को सिलेक्ट करके इस बार मैं अटेम्प्ट कर रहा हूं दिस ऑप्शन, और ऑल्ट के साथ कर रहा हूं माइनस फ्रंट। जो फ्रंट पे जो शेप है उसने माइनस हो गई, नाम ही माइनस फ्रंट है, और माइनस हो गई, शेप उसमें से निकल गई, ठीक है। और मजे की बात है, आपके पास इस शेप में अभी भी चेंज कर सकते हो, एक्सपैंड नहीं किया।
ये देखो, ये शेप आप ऐसे करनी है, ऐसे करनी है, ऐसे करनी है, ऐसे करनी है, जैसे आप पसंद करो। और जब हो गई है तो अब आप एग्जिट कर जाओ, ये एग्जिट। और इसके अंदर अगर आपने कलर वलर करना है वो भी कर सकते हो। ये अब आपकी शेप अभी स्टिल ऑप्शन है। ये एक्सपैंड, लेकिन जब एक्सपैंड कर दिया तो ये जी आपके पास यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट फाइनल हो गया। और इसके अंदर अगर आपने कलर वलर करने हैं, आप इसको कलर अपनी मर्जी से दे सकते हो, ठीक है। और मजे की बात है, जब ये शेप बन जाती है तो शेप के से काम भी तो लेना है आपने। क्या काम ले लूं? इसको क्या रोटेट करवा के दिखाऊं? क्या आपको रोटेट करना आता है? आपको रोटेट करना सिखाया था मैंने। ये वही है, यहाँ पे करो रोटेट, क्यों नहीं करते? ये रोटेट, दिस इज रोटेट। और ये आपका पिवट पॉइंट, और के साथ यहां रख दो। ये लो, कितना डिग्री? 20। ये लो, कॉपी, ये लो, कंट्रोल डी, ये लो। जो मर्जी बनाओ। वो शेप बनाने के बाद आप इस्तेमाल करो ना उसको जहां करना है। ये तो आपका अपनी वो आर्टिस्टिक माइंड है आपका, जो भी आइडियाज हैं उसके मुताबिक आप काम करो। ये लो, बन गया। और मजे की बात है, इसमें आप अगर कलर अलग अलग भी रखने चाहो आप रख सकते हो, जैसे मैं करता हूं। क्लिक, यहां से कर लो, या स्टूडेंट्स आप यहां से कर, यहां से भी सिलेक्ट कर सकते हो इन आर्क्स को, इन मून्स को। यहां से कर लो, एक कंट्रोल के साथ दो, यहां से आप कर लो चाहे। अगर आप उधर से कंफर्टेबल नहीं हो, सिलेक्शन यहां से कर। जब सिलेक्शन हो गई है, कलर कर लो। फिल करना है तो फिल कर लो, हो गए फिल। जो भी बनाना है, जैसा आपको चाहिए आप इसको कर सकते हो। बाकी जो मैंने सिलेक्ट नहीं किए इसलिए नहीं हुए, सारे करने सारे कर लो, बीच बीच में से करने बीच बीच में से कर लो। तो इसका मतलब ये हुआ कि कभी भी कुछ भी आप क्रिएट करना हो तो आप यहां से क्रिएट कर सकते। माइनस फ्रंट, और एक होता है इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट नाम से जाहिर है, क्या करेगा स्टूडेंट्स? इंटरसेक्ट निकाल देगा। मिसाल के तौर पे ये आपकी अगली लैब है इंटरसेक्ट की, पाथ फाइंडर अगेन, और लैब का नाम है, बस ये इसको खत्म करते हैं, वो बाकी वाली बाद में करवा दूंगा मंडे को। बाकी रिमेनिंग नीचे वाली चारों वो 6 ऑप्शंस करवा दूंगी, ये 4 देख के जाओ। ये है जी इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट तो शेप्स हों ये जितनी भी हैं उनका इंटरसेक्ट निकालता है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे मिसाल के तौर पे आपने एक लीफ का पॉइंट जनरेट करना है, लीफ, ठीक है। ये शेप ली, एक शेप आप ऑल्ट के साथ ले लो, और ये देखो इन दोनों का इंटरसेक्ट निकाल दो। और अगर आप ऑल्ट के साथ करोगे तो मैंने आपको बता दिया ये इंटरसेक्ट, ये थर्ड वाला ऑल्ट के साथ कर लोगे तो आप इसको चेंज भी कर सकते हो, अगर नहीं करोगे तो ये लो, ये इंटरसेक्ट निकल आया। इस इंटरसेक्ट के अंदर आपको फिल करनी है एनीथिंग, यू कैन डू इट, और इसको फर्दर आप इस्तेमाल कर सकते हो अपने काम के लिए। और ऑल्ट कॉपी कंट्रोल डी। अगर आप इसके अंदर कोई कलर पुट करना चाह रहे हो, कुछ और करना चाह रहे हो, आप कर सकते हो, सब कुछ पॉसिबल है, ठीक है। सिलेक्शन मैंने आपको करनी सिखा दी। ये लेयर, इसीलिए मैंने आपको कहा कि लेयर को समझ लो। लेयर से समझने से फायदा क्या होगा कि आप इस पे काम करते वक्त काफी इजी फील करोगे, क्योंकि आपको सिलेक्शन में बड़ी मसले आएंगे। ऐसे सिलेक्ट करना बड़ा मुश्किल है आपके लिए,
उसको अगर आप उधर से करने को कर सकते हो, क्लिक करते जाओ शिफ्ट के साथ, वो भी ठीक है। लेकिन आपको क्लैरिटी नहीं आ रही कि हो क्या रहा है, वो मिक्सअप हुआ हुआ है सारा कुछ। तो बेहतर है यहां से जाओ, ठीक है, यहां से सिलेक्ट कर लो, वो मुनासिब है। आपको सिलेक्शन करते वक्त दिक्कत इतनी नहीं होगी, शिफ्ट के साथ कर लेना, ठीक है। और अगर आप इंटरसेक्ट के बाद एक और जो टूल है जिसको हम एक्सक्लूड बोलते हैं, एक्सक्लूड का मतलब क्या होता है, ये ऑपोजिट है इंटरसेक्ट के। इंटरसेक्ट में क्या करता है, कॉमन एरिया निकालता है, रह जाता है। इसमें क्या करता है, कॉमन एरिया निकल जाता है, बस ये फर्क है। नहीं जी, ये जी हमारा लास्ट जो एक्सक्लूड का एक्शन, एक्सक्लूड। और एक्सक्लूड आप अवेलेबल है, आप यहाँ पे जो भी आपके पास शेप है, कोई भी शेप है, लाइक दिस, लाइक दिस। अब होगा क्या, दोनों को सिलेक्ट किया और एक्सक्लूड पे क्लिक करने लगा हूं, ये वाली ऑप्शन। और के साथ करोगे तो आपके पास ऑप्शन है आगे पीछे कर सकते हो, ये लो, ये लो। वो जो ये बिल्कुल ऑपोजिट है इंटरसेक्ट के। अगर ये इंटरसेक्ट में होता तो ये वाला हिस्सा रह जाता, ये वाला बाकी खत्म हो जाता, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट लग बना कैसे है, और इसको बनाते वक्त काफी आपको डिफिकल्टी होगी। अगर वैसे ये ना होता, अगर एक्सक्लूड ऑप्शन ना होती और ये चीज आपको बनानी पड़ जाती, काफी आपको डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती। हालांकि ये कितना आराम से हो गया काम, एक्सक्लूड। और अगर मैं ये कहूं कि ये दो ऑब्जेक्ट हैं, ये दो ऑब्जेक्ट हैं, अगर दो से ज्यादा हो तो एक, दो, तीन, आप एरो की साथ भी मूव कर सकते हो, जैसे आप पसंद करो। और ये आपने सिलेक्ट किया और एक्सक्लूड। ये जितने मैंने आपको काम करवाए हैं ना इंटरसेक्ट के, एक्सक्लूड के, माइनस फ्रंट के, ये सिर्फ दो शेप्स के लिए नहीं है, सिर्फ दो शेप्स के लिए नहीं है ये, ठीक है। तो ये आप बड़े अच्छे तरीके से इसको यूज करते हुए आप बहुत कुछ डिजाइन कर सकते हो। अब मैं मिसाल के तौर पे मैं आपको ये कहता हूं कि ये आपके पास आखिरी एक्शन जो अभी करके दिखा रहा हूं, ये आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट के ऊपर आपने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए। ट्राइंगल बना लें, डाउन एरो, ट्राइंगल, शिफ्ट के साथ कर लीजिएगा, ठीक है। और ये यहां पे रख दिया, इसको आर किया, सेंटर में ले, रोटेट किया, कंट्रोल डी, इसको सिलेक्ट करके, हाँ जी, क्या करूं, क्या देखना है करके, एक्सक्लूड करके देखना है। एक्सक्लूड है, क्या करके देखना है, इंटरसेक्ट करके देखना है, तो खुद भी कुछ कर लेना ना। अच्छा, इंटरसेक्ट में इसको पहले ग्रुप कर लेना, माइनस फ्रंट, माइनस फ्रंट, ये क्या है, यूनाइट,
वो इंटरसेक्ट, वो जो थर्ड ऑप्शन नहीं चली उसको ग्रुप करके फिर करके देखना, दो एलिमेंट्स को वो इंटरसेक्ट करता है। इसका मतलब है कभी कोई शेप, अब ये देखो ना, अब ये शेप है, अब बनी कैसे है ये आपको पता है या मुझे पता है? आम बंदे को, देखने वाले को क्या पता नहीं क्या बनाया, किस तरह बनाया। हालांकि किया क्या है, ट्राइंगल पकड़ी है और उसकी रोटेशन वैल्यू को सेट करके उसके ऊपर रोटेट करवा के उनको कंबाइन करवा दिया। और उससे पहले भी एक शेप आपने देखी एक्सक्लूड वाली, या वो देखी कौन सी, माइनस फ्रंट वाली। ठीक है, इसका मतलब है आपके पास दो या दो से ज्यादा शेप्स के ऊपर आप विद ऑल्टरेशन अगर जाना चाह रहे हो तो एक्सपैंड करने से पहले उसके लिए आप ऑल्ट यूज कर लेना और एक्सपैंड से उसे फाइनल कर लेना। अगर आप समझते हो कि कंफ्यूजन है तो ऑल्ट के साथ कर लेना, अगर कंफ्यूजन नहीं है तो डायरेक्ट अप्लाई कर देना। और ऑल्ट के साथ किया हुआ एक्शन एक्सपैंड के साथ फिनिश होगा। ठीक है, काफी आज के लिए। तो इंशाल्लाह मंडे को पहले तो ये मैं आपको, अभी मैंने आपको सिर्फ मॉड्स करवाए स्टूडेंट्स, ये 4, बहुत कुछ बन सकता है अगर आप बनाने वाले हो ना। आपके माइंड के अंदर इस तरह की आप क्रिएटिविटी काइंड ऑफ, हर बंदे की अपनी कैपेसिटी होती है। अगर आप समझते हो कि आप क्रिएटिव काइंड ऑफ आइडियाज आपके पास हैं तो आप क्या नहीं बना सकते इससे, ठीक है ना। तो जस्ट आपको यहाँ पे ये देखो, ये देखो, क्या करूं, माइनस फ्रंट, ये क्या है, इंटरसेक्ट के ग्रुप बनाना पड़ेगा, ये एक्सक्लूड है, ये देख रहे हो, एक्सक्लूड कर दिया। और मजे की बात है अब इसके ऊपर आप कलर वलर अपनी मर्जी से जो देने हैं वो भी दे सकते हो। देखो ना किस चीज से क्या बनाया आप, ये प्रैक्टिस से आता है। और अब मजे की बात है इसके अंदर भी फिलिंग हो जाएगी। कैसे, स्मार्ट, ये वाली, ये ऑप्शन मैंने आपको करवा दी है ना, कि नहीं करवाई? नहीं करवाई। कल मैंने शायद थोड़ा सा अटेम्प्ट किया था, लाइव पेंट बकेट, ये वो है। यहाँ से आप चले जाओ और आप सबसे पहले इसको सिलेक्ट कर लो, पूरे को सिलेक्ट कर लिया, फिर गो विद लाइव पेंट बकेट। और यहाँ पे आप इंडिविजुअल लेवल पे जो कलर आप इसमें रखना चाह रहे हो, जस्ट यू नीड टू सिलेक्ट देन पुट। चेंज करना है, एरो कीज लेफ्ट राइट, देखो चेंज हो रहा है, कलर बीच में आ रहा है, जो कलर ये लो, यहाँ आ जाओ। मजे की बात पता क्या है, ये भी ऑब्जेक्ट बन गया, ये खुद ऑब्जेक्ट बन गया जिसमें आप स्मार्ट फिल कर देते हो ना, ये लाइव पेंट बकेट कर देते हो। स्मार्ट फिल मेरे मुंह से निकल जाता है, वो इलस्ट्रेटर में होता है, सॉरी वो कॉरल। एक चीज याद रखना, जो आपने लाइव पेंट बकेट से बनाया है उसको आप सिलेक्शन से सेलेक्ट भी कर सकते हैं। ये वाला हिस्सा चाहिए आपको, ये वाला